हेलो पीपल, आई होप यू डूइंग वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। चलिए यार, आशा करता हूं कि आप लोग बहुत तूफान है और इस चैप्टर की अंत को देखने के लिए आज यहां पर आप प्रस्तुत हुए हैं। तो यहां पर हम क्या करने वाले यारों, द चैप्टर इज ऑलमोस्ट डन, वी जस्ट लेफ्ट विद अ वेरी माइनर ट्रिवियल टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर। कंसीलिएशन एंड में देखेंगे और खत्म कर देंगे। उसके बाद में हम क्या करने वाले हैं, उसके बाद में मैं आपको दिखाऊंगा इस चैप्टर के पास्ट ईयर क्वेश्चंस और उसके बाद में हम करेंगे इसका एक रिवीजन। चलिए, आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट बहुत अलग टाइप का एक्ट है, मतलब इट्स वेरी डिफरेंट। इट्स नॉट लाइक सेबी एक्ट, इट्स नॉट लाइक एलओडीआर रेगुलेशन जहां पे आपको बहुत ज्यादा चीजों को याद रखना है। यहां पे आपको चीजों को याद नहीं रखना है, यहां पे आपको सिर्फ माइनर कंसेप्ट्स को समझते हुए जाना है। एंड कंसेप्ट्स इतने डिफिकल्ट भी नहीं है, कंसेप्ट भी काफी आसान है, बस उनको समझते हुए आगे बढ़ना है। तो इस एग्जाम के किसी भी क्वेश्चन को आप कंफर्टेबली क्रैक कर पाएंगे। जब मैं आपको पास्ट ईयर क्वेश्चन दिखाऊंगा तो आपको समझेगा एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं आते हैं व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ आर्बिट्रल एग्रीमेंट। नहीं, तो ये सिर्फ याद करने की आवश्यकता ही नहीं है, हमें अच्छे से समझते हुए जाना है हर एक टॉपिक को, सो दैट जैसे आपके नोट्स में एग्जाम्पल दिए हुए ना, उस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो एग्जाम्पल तो सर हमें बहुत इजी लग रहे थे, तो बस क्वेश्चंस भी बहुत ही आसान लगेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं यारों, हमारा टारगेट खत्म करते हैं, फिर आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले यारों, लेट्स रैप अप द चैप्टर विद द टॉपिक ऑफ कंसीलिएशन। इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के भी कुछ पेजेस देखने बाकी है, वो हम देख लेंगे, कुछ भी खास नहीं है। सबसे पहले लेट्स सेट कंसीलिएशन। उसके पहले हमने क्या देखा है अभी तक हम लोग देख चुके हैं आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन को हमने डिवाइड किया था 4 हिस्सों में, प्रैक्टिकली 3 बड़े हिस्से, बट एक हमने इंट्रोडक्शन बना दिया। तो इंट्रोडक्शन देखा, फिर हम गए आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट पे। अग्रीमेंट कैसा होना चाहिए, लिखा हुआ रिटन में होना चाहिए, एंड ऑल द डिटेल्स क्लियर होना चाहिए, कंसेंसस एडिडम होना चाहिए, आर्बिट्रेबल चीज पे आपका आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट होना चाहिए, वगैरह वगैरह। फिर आगे आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल पे। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कैसा होना चाहिए भाई साहब, न्यूट्रल होना चाहिए, अनबायस्ड होना चाहिए, 3 हो तो बेस्ट है, 1 है तो बेस्ट है, इवन नंबर्स नहीं हो सकते, ये सब हमने पढ़ा। फिर एक जजमेंट ने बोला कि भैया जी इवन नंबर होंगे तो भी चलेंगे, हमने कहा ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात है। फिर हम आगे बढ़े आर्बिट्रल अवार्ड की ओर कि आखिर अवार्ड कैसा होना चाहिए, अवार्ड भी क्लियर होना चाहिए, कोई भी एम्बिग्यूटी नहीं होना चाहिए, वेगनेस नहीं होना चाहिए, अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी नहीं होना चाहिए, ऐसे बहुत सारी चीजें हमने देखी, राइट। और उसके बाद हम यहां पे आ चुके हैं आर्बिट्रेशन कंप्लीट करने के बाद कंसीलिएशन पे। तो सबसे पहले आई विल गिव यू फेयर आइडिया अबाउट व्हाट कंसीलिएशन इज। समझना अच्छे से कैसा होता है। डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के मल्टीपल तरीके, डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के मल्टीपल तरीके हमारे सिलेबस में, उनमें से 2 हैं, एक डेप्थ में और एक पिद्दूसा। डेप्थ में था आर्बिट्रेशन, कि हमें कभी भी लगता है कि नहीं यार कोर्ट तो बहुत रिजिड है, कोर्ट तो बहुत रिजिड है, कोर्ट से थोड़ा सा फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर चाहिए, यू गो टू आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन इज कंपैरेटिवली फ्लेक्सिबल, व्हाई? बिकॉज यू गेट टू अपॉइंट द आर्बिट्रेटर। आपने आर्बिट्रेटर को अपॉइंट किया है, प्रोसीजर फास्ट होता है, वो आर्बिट्रेटर सोलली आपका ही काम दिख रहा है, जज जैसा नहीं कि दिन में 10 केस आ रहे हैं, वो आप ही का काम दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका बहुत फास्ट तरीके से प्रोसीडिंग हो जाएगी, राइट। तो दीज आर द बेनिफिट्स। तो कोर्ट के मुकाबले आर्बिट्रेशन फ्लेक्सिबल होता है, कोर्ट थोड़ा रिजिड होता है, राइट। आर्बिट्रेशन में हमने आर्बिट्रेटर को अपॉइंट कर दिया, आर्बिट्रेटर ने जो अवार्ड पास किया वो फाइनल है, बाइंडिंग है, बहुत कम ग्राउंड से इस पे उसको चैलेंज कर सकता है, जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा। तो आर्बिट्रेशन इज क्वाइट फ्लेक्सिबल एज कंपेयर्ड टू द रिजिड स्ट्रक्चर, एज कंपेयर्ड टू द रिजिड स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट, राइट। नाउ आई विल ट्राई एंड टेल यू व्हाट अ कंसीलिएशन इज। कंसीलिएशन की भी वैसे कोई डेफिनेशन नहीं है, लेकिन कंसीलिएशन क्या है आप समझो। आर्बिट्रेशन भी कुछ हद तक रिजिड हो जाता है। देखो आर्बिट्रेशन जो है ना, वो कोर्ट के मुकाबले तो बड़ा फ्लेक्सिबल है, बहुत फ्लेक्सिबल है, बट आर्बिट्रेशन में भी क्या है, एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट हो गया, फिर आपको उसके सामने आर्ग्यू करना है, लाइक अ कोर्ट में आपको अपनी पूरी बात रखनी है, एविडेंसेस रखने, सब कुछ रखना है, एंड देयर आफ्टर वो आर्बिट्रेटर डिसाइड करेगा कि क्या ऑर्डर पास करना है। वो आर्बिट्रेटर डिसाइड करेगा क्या ऑर्डर पास करना है। आर्बिट्रेटर ने ऑर्डर पास कर दिया, इवन इफ यू आर नॉट हैप्पी, इवन इफ यू आर नॉट हैप्पी, तो भी आपको वर्ड को मानना पड़ेगा, यू डोंट हैव अ चॉइस, और उसको अपील करने की बहुत लिमिटेड ग्राउंड्स है। ड्यूरिंग द एंटायर प्रोसेस यू फाइट अगेंस्ट द अदर पार्टी, आप सामने वाली पार्टी के अगेंस्ट फाइट कर रहे हो कि नहीं आर्बिट्रेटर साहब उसने ऐसा नहीं किया था, उसने ऐसा ऐसा किया था। सामने वाली पार्टी आपके अगेंस्ट लड़ रही है, नहीं आर्बिट्रेटर साहब इसने तो ऐसा ऐसा किया था, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था बट नहीं किया। सो बोथ पार्टीज आर प्रैक्टिकली फाइटिंग, द डिफरेंस इज जस्ट रादर देन फाइटिंग इन द कोर्ट, दे आर फाइटिंग इन फ्रंट ऑफ एन आर्बिट्रेटर हु इज अपॉइंटेड बाय देम ओनली। तो यहां पे भी थोड़ी सी रिजिडिटी कहां जाती है कि यार हमारी वो आर्बिट्रेटर ने जो बोल दिया फाइनल है, मुझे उसके सामने लड़ना है, उससे भी आर्बिट्रेशन के मुकाबले भी अगर हमें और फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर चाहिए, दैट इज कंसीलिएशन। सुनना क्या डिफरेंस होता है आर्बिट्रेशन और कंसीलिएशन में। आर्बिट्रेशन में क्या हो गया, आपने आर्बिट्रल अवार्ड अपॉइंट, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को अपॉइंट कर दिया, आर्बिट्रेटर को अपॉइंट कर दिया, आप दोनों उसके समक्ष आर्ग्यू करेंगे एज इफ द अदर पार्टी इज योर एनिमी, आपका राइवल है, राइट। ऑफ कोर्स कोर्ट में भी ऐसे ही होता है कि सामने वाली पार्टी ने ऐसा किया वैसा किया, सामने वाली पार्टी हमारे बारे में भी आर्ग्यू करेगी, एंड देन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल एक ऑर्डर पास करेगा। कंसीलिएशन में ऐसा नहीं होता है, कंसीलिएशन में तीनों बैठ जाते हैं, पार्टी 1, पार्टी 2, कंसीलिएटर।
अब तीनों बैठ के एक ऐसे सोल्यूशन पे आने की कोशिश करते हैं जिससे कि दोनों पार्टीज खुश रहें। इन अ कोर्ट यू फाइट एज इफ यू नीड अ विन एंड अ लॉस। आपको चाहिए विन, सामने वाले पार्टी का लॉस। आर्बिट्रेशन में भी कुछ हद तक आप यही करते हैं कि नहीं, मैं मेरा केस आर्ग्यू करके मैं जीतूंगा, विन चाहिए मुझको, उसका लॉस। Whereas in conciliation you try and come to a settlement wherein there is win-win। जब पार्टीज को आपस का रिलेशन नहीं बिगाड़ना होता है, सुनना केयरफुली, दो पार्टीज हैं, उनके बीच में लॉन्ग स्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है, सालों से साथ में डील कर रहे हैं, बट अभी कुछ डिस्प्यूट हो गई है। डिस्प्यूट तो हो सकती है, डिस्प्यूट किसी के बीच में नहीं हो सकती, 100% हो सकती है। नाउ दिस, बिकॉज ऑफ दिस डिस्प्यूट दीज टू पार्टीज डज नॉट वांट कि हमारा रिलेशन ही हैम्पर हो जाए, कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट टूट जाए, सब हो जाए, ऐसा नहीं चाहते हैं। छोटी सी डिस्प्यूट है, आर्बिट्रेशन में जाएंगे तो हमारे रिलेशंस में कुछ खटास आ जाएगी। सर ऐसा क्यों? बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वील बी फाइटिंग अगेंस्ट ईच अदर, राइट? Whereas then these parties prefer going for conciliation। conciliation में दोनों पार्टीज एक दूसरे के अगेंस्ट डिस्कशन नहीं कर रही है, ये दोनों पार्टी साथ में बैठती है, एक कंसिलिएटर बैठता है और बोलता है ये डिस्प्यूट हो चुका है, ये इशू है, ये करंट सिनेरियो है, हाउ can we come to an amicable solution? How can we come to an amicable solution? I hope you understand, right? So the entire objective becomes that how can we actually achieve an amicable solution, right? So I hope you're understanding the difference between arbitration and conciliation. Sure Agarwal sir. So you have to understand the difference between arbitration and conciliation। कुछ इस तरह से समझो, कोर्ट प्रोसीडिंग के पास में क्या आ गया? आर्बिट्रेशन, उसके पास में आ गया कंसिलिएशन। कि कोर्ट तो बहुत रिजिड है, उसके मुकाबले फ्लेक्सिबिलिटी कहां है? आर्बिट्रेशन में। और आर्बिट्रेशन के मुकाबले और फ्लेक्सिबिलिटी कहां है? कंसिलिएशन में। तो अगर आपको चाहिए कि हमारी पार्टी के रिलेशन हैम्पर नहीं होने चाहिए, हम लोग बैठ के सब लोग विन में, सब लोग अच्छे से एक सेटलमेंट पे आना चाहते हैं, यू गो फॉर कंसिलिएशन। When you want कि नहीं है, सामने वाली पार्टी तो बात ही नहीं मान रही है, लेट्स फाइट द केस बट लेट्स डू इट फास्ट, यू गो फॉर आर्बिट्रेशन। एंड आपको लगता है कि फास्ट छोड़ो, कोर्ट में लड़ना है, देन द नॉर्मल कोर्ट प्रोसीजर। आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन। अभी हम रीड करने वाले हैं, लेकिन कंसिलिएशन की कोई स्ट्रक्चर डेफिनेशन नहीं मिलेगी। दिस इज द एसेंस ऑफ कंसिलिएशन। क्या आर्बिट्रेशन भी थोड़ा सा रिजिड लगता है हमको, तो हमें और फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, हमें चाहिए कि रिलेशन हैम्पर ना हो, हम लोग बैठ के एक सेटलमेंट पे आना चाहते हैं, देन यू गो फॉर कंसिलिएशन। चलिए, लेट्स टॉक अबाउट दिस। Arbitration is one of the many ADR method, ADR बोले तो alternative dispute resolution methods utilized to resolve dispute outside the court system। कि कोर्ट सिस्टम के बाहर जाके अगर हमें डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना है तो उसके बहुत सारे ऑप्शंस है, उसमें से एक है आर्बिट्रेशन। बिल्कुल सही है, आर्बिट्रेशन वन ऑफ देम। However, arbitration remains adversarial in nature। What do you mean by adversarial in nature? Adversarial means court में भी, court is also an adversarial in nature। Court is also adversarial in nature। Adversarial in nature का मतलब हो गया कि यहां पे दोनों पार्टीज एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ती हैं। कोर्ट में भी पार्टी वन फाइट्स विद पार्टी टू, आर्बिट्रेशन में भी पार्टी वन इज फाइटिंग विद पार्टी टू। द डिफरेंस इज जस्ट इट इज बिफोर एन आर्बिट्रेटर अपॉइंटेड बाय देम ओनली। So it is adversarial in nature, against each other। Adversarial in nature means against each other। Adversarial in nature, against each other। I hope you're understanding, ठीक है? It mimics the court system। Mimics the court system का मतलब क्या हो गया? At the end of the day, arbitration में भी है तो court system ही है ना, कि जज की जगह आर्बिट्रेटर और सब लोग आर्ग्यू करेंगे। And therefore, like a court adjudicates a matter। जैसे कोर्ट भी एक मैटर का एडजुडिकेशन करता है, उसी तरह से आर्बिट्रेटर भी एडजुडिकेशन करता है। तो अभी तक आर्बिट्रेशन की बात कर रहे हैं। This, however, means that the parties remain as adversaries। मतलब यहां पे पार्टीज एक दूसरे के एडवर्स ही काम करती है, कि ये पार्टी चाहेगी कि उस पार्टी जो बुलाया गलत है, ये पार्टी बोलेगी उस पार्टी से बुलाया जो गलत है, तो ये एडवर्स पार्टीज होती है इन आर्बिट्रेशन और इन कोर्ट। अब देख लो, with one party having won and the other losing the contest। तो एट द एंड कैसा होता है कि एक पार्टी जीतेगी, एक पार्टी हारेगी, ऐसा कुछ होगा। This win-loss creates a feeling of bitterness and often tends to destroy relation। ये जो win-loss होता है, ये eventually bitterness कर देता है और पूरा relation बिगाड़ देता है। So दो कंपनी से उनके बीच में लॉन्ग लास्टिंग कॉन्ट्रैक्ट है, और इस कोई एक डिस्प्यूट है, उसके लिए अगर आर्बिट्रेशन भी कर लिया तो इनके रिलेशंस बिगड़ जाते हैं, बिकॉज दोनों पार्टीज फिर एक दूसरे के अगेंस्ट, इन्होंने ऐसा किया था, इन्होंने पहले भी कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया है, दे डू नॉट सप्लाई ऑन टाइम, एंड कुछ इश्यूज ऐसे आते हैं। In order to avoid these consequences of arbitration,
कंसीलिएशन मेथड ऑफ एडीआर कैन बी अडॉप्टेड। अभी तक इन्होंने बताया नहीं कंसीलिएशन क्या होता है, बट उन्होंने कहा कि ये जो डीमेरिट्स ऑफ आर्बिट्रेशन है कि यार पार्टीज के रिलेशंस बिगड़ जाते हैं, दोनों एडवर्स तरीके से फाइट करते हैं, हर एक पार्टी चाहती है टू विन ओवर द अदर पार्टी, ये डीमेरिट्स को हटाने के लिए कंसीलिएशन को ऑप्ट आउट किया जा सकता है। एडीआर मींस ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल। जैन साहब पूछ रहे हैं एडीआर क्या होता है? एडीआर मींस ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल। जो हमने शुरुआत में कुछ पेजेस नहीं पढ़े ना, अब पढ़ेंगे, उसमें आपको मिलेगा। देखो, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल, कि आप कोर्ट सिस्टम के अलावा किस तरह से ऑल्टरनेटिवली सॉल्व कर सकते हो। तो ये हम एंड में पढ़ने वाले हैं कुछ इंट्रोडक्शन के पेजेस, जैसे कि आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, मीडिएशन, नेगोशिएशन, ये सब ऑल्टरनेटिव है कि कोर्ट को छोड़ के आप कैसे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। तो कोर्ट को छोड़ के आप आर्बिट्रेशन कर सकते हो, आप कंसिलिएशन कर सकते हो। ऐसा हमारे सिलेबस में आर्बिट्रेशन ही है, कंसिलिएशन का थोड़ा सा पार्ट दे रखा है जो हम पढ़ रहे हैं, ये सब हमारे सिलेबस में नहीं है। जस्ट कंसिलिएशन और मीडिएशन में डिफरेंस है, बट वो भी आप पढ़ोगे ना तो देखोगे सेंसलेस डिस्कशन है। सो ADR मींस ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेड्रेसल, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, कि क्या ऑल्टरनेट ऑप्शंस हैं। ठीक है, चलो, यस पीपल, लेट्स हिट कंसीलिएशन। चलो, यहां पे हम आ गए। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा कि आर्बिट्रेशन के भी कुछ डीमेरिट्स हैं कि पार्टीज के इवेंचुअली रिलेशंस हैम्पर हो जाते हैं और एक विन लूज की तरह काम करता है। तो उसको सॉल्व करने के लिए हम लाए हैं कंसीलिएशन। कंसीलिएशन कैसे काम करता है यारों? कंसीलिएशन कुछ इस प्रकार से काम करता है कि उसमें दोनों पार्टीज, अभी पढ़ाएगा ये, दोनों पार्टीज मिलती है, बैठती है, कंसीलिएटर भी होता है, और ये सब मिलकर एक एमिकेबल सेटलमेंट चाहते हैं। दे आर नॉट आर्ग्यूइंग अगेंस्ट ईच अदर, दे वांट अ विन विन, लेट्स कम टू अ विन विन, ऐसा। तो उसमें आर्ग्यू किया नहीं जा रहा, तो रिलेशंस हैम्पर नहीं होते। डेफिनेशन, देयर इज नो सिंगल डेफिनेशन ऑफ कंसीलिएशन, कोई डेफिनेशन है ही नहीं कंसीलिएशन का। इट इज एन ऑल्टरनेटिव मेथड ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, एज वी वर डिस्कसिंग, कि ये एक ऑल्टरनेटिव मेथड है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का। मतलब कोर्ट छोड़ के आप क्या कर सकते हो? तो आर्बिट्रेशन कर सकते हो, कंसीलिएशन भी कर सकते हो। It can be understood as a process of getting the parties to come in agreement about a common problem dispute through confidential discussion and dialogue. Conciliation क्या है? कि पार्टीज को एक अच्छे डिस्कशन के साथ, कॉन्फिडेंशियल डिस्कशन के साथ एक अग्रीमेंट पे लाना इस कंसीलिएशन। इन इट्स ऑपरेशन इट इज वेरी सिमिलर टू मीडिएशन। अब मीडिएशन और कंसीलिएशन एक जैसे होते हैं। मीडिएशन आपके सिलेबस में नहीं है तो डिटेल में नहीं जाएंगे। हमारे यहां पे उन्होंने मीडिएशन और कंसीलिएशन बीच में डिफरेंस दिया है, इतना वाहियात डिफरेंस दिया है कि मैं आपको क्या बताऊं, देखेंगे अभी हम थोड़ी देर में। एंड लाइक मीडिएशन इट इज वॉलंटरी, फ्लेक्सिबल एंड कंप्लीटली एट पार्टीज इनिशिएटिव। तो मीडिएशन जैसा ही होता है, यहां पे भी कंसीलिएशन में हो क्या रहा है? कंसीलिएशन का जो मैं आपको एसेंस बताया वो ये है कि दोनों पार्टीज रहेंगी, कंसीलिएटर रहेगा, और ये लोग सिर्फ, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं हो रहा है एक दूसरे के अगेंस्ट, दीज आर ऑल पार्टीज लुकिंग फॉर एन एमिकेबल सोल्यूशन। एक एमिकेबल सोल्यूशन की ओर जाना चाह रहे हैं, एक एमिकेबल सोल्यूशन की ओर जाना चाह रहे हैं। दैट्स इट। चलिए, अब आ रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी तक तो उन्होंने ना तो डेफिनेशन दिया ना कुछ दिया, बस एक आइडिया दिया मैंने आपको कि दिस इज मोर फ्लेक्सिबल एज कंपेयर्ड टू एन आर्बिट्रेशन। चलिए, कैरेक्टरिस्टिक्स, सबसे पहला वॉलंटरी। ऑफ कोर्स दोनों पार्टीज जो हैं वॉलंटरली गो फॉर कंसीलिएशन। कंसीलिएशन जबरदस्ती तो हो ही नहीं सकता कभी भी, दोनों पार्टीज वॉलंटरली गो फॉर कंसीलिएशन। फोर्स्ड कंसीलिएशन तो पर्पस ही डिफीट हो गया ना, तो दोनों पार्टीज वॉलंटरली कंसीलिएशन की जाती है। पहला पॉइंट हो गया वॉलंटरी। सेकंड, नॉन एडवर्सेरियल। समझना ध्यान से क्या है? आर्बिट्रेशन या कोर्ट प्रोसीडिंग दे आर ऑलवेज एडवर्सेरियल, मतलब वन पार्टी इज अगेंस्ट अदर पार्टी। अरे आप देखो केस का नाम भी कैसा लिखा होता है, एक्स लिमिटेड वर्सेस वाई लिमिटेड। सो इट सिंपली मींस दैट बोथ द पार्टीज आर अगेंस्ट ईच अदर, एडवर्सेरियल इन नेचर। बट हम जो पढ़ रहे हैं कंसीलिएशन, कंसीलिएशन इज नॉट एडवर्सेरियल इन नेचर। इसके अंदर दोनों पार्टीज एक के अगेंस्ट बात नहीं करती है, दोनों मिल के कैसे हम इस डिस्प्यूट का एक सोल्यूशन ला सकते हैं, इस पर डिस्कशन करते हैं। तो कंसीलिएशन इज नॉन एडवर्सेरियल। नेक्स्ट, इट इज एन असिस्टेड प्रोसीजर। हम ये सब पढ़ने वाले हैं, बट मैं चाहता हूं क्या था, हम पढ़ने जाते हैं ना तो पूरा एसेंस ही निकल जाता होता। तो एक बार हर एक को डिस्कस करते हैं, फिर हम डिटेल में पढ़ लेंगे। चलो, असिस्टेड प्रोसीजर। कंसीलिएशन इज एन असिस्टेड प्रोसीजर, मतलब यहां पे भी कंसीलिएटर होता है। ऐसा नहीं है कि दोनों पार्टीज को एक रूम में बंद कर देंगे, हाँ आपस में डिस्कशन करके आ जाओ, नहीं। असिस्टेड प्रोसीजर है, देयर विल बी अ कंसीलिएटर अपॉइंटेड। कंसीलिएटर का काम क्या होता है कि दोनों पार्टीज तो एमिकेबल सॉल्यूशन की कोशिश कर ही रही है, यहां से कंसीलिएटर भी पुश करता है कि दिस इज आल्सो एन सॉल्यूशन, दिस इज आल्सो एन सॉल्यूशन, दिस इज आल्सो एन सॉल्यूशन। कंसीलिएटर भी सॉल्यूशन प्रपोज करता है, कंसीलिएटर भी सॉल्यूशन प्रपोज करता है। और एक बार वो लोग एक सॉल्यूशन पे आ गए तो फिर कंसीलिएटर उसको एक आर्बिट्रल अवार्ड जैसे बनाता है, मतलब कंसीलिएटर भी एक अग्रीमेंट बना देता है लाइक एन आर्बिट्रल अवार्ड व्हिच इज बाइंडिंग ऑन बोथ द पार्टीज।
तो एक बार सब एक अग्रीमेंट पे आ गए, फिर क्या होगा कि ये नहीं कि 2-3 बार नहीं एग्रीमेंट नहीं चलेगा। तो जैसे एग्रीमेंट पे आए, कंसीलिएटर क्या कर देगा, उसको जो उनका फाइनल डिस्कशन हुआ है, जो सोल्यूशन है, उसका एक अग्रीमेंट बना देगा, कॉन्ट्रैक्ट बना देगा, विच विल बी बाइंडिंग ऑन बोथ द पार्टीज। दैट कॉन्ट्रैक्ट हैज इक्वल वैलिडिटी लाइक एन आर्बिट्रल अवार्ड। आर्बिट्रल अवार्ड जैसे बाइंडिंग होता है, वैसे ही वो कंसीलिएशन का फाइनल अग्रीमेंट भी बाइंडिंग होगा। द डिफरेंस इज जस्ट आर्बिट्रल अवार्ड इज एडजस्ड बाय द आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर डिक्लेयर करता है दोनों पे, दोनों की बात सुनी, दिस इज योर फाइनल अवार्ड। कंसीलिएशन में ऐसा नहीं होता है। कंसीलिएशन में दोनों पार्टीज डिस्कस करें, आर्बिट्रेटर बोलता है ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। कोई भी एक सोल्यूशन पे अगर दोनों पार्टीज अग्री होते हैं, कोई भी एक सोल्यूशन पे अगर दोनों पार्टीज अग्री होते हैं, तब वो बोलता है ठीक है दोनों पार्टीज अग्री करते हो, चलो इसको फाइनल ऑर्डर कर देते हैं, अग्रीमेंट कर देते हैं, दोनों का साइन हो गया, फाइन। दैट इज हाउ कंसीलिएशन फंक्शंस। फाइनलिटी ऑफ सेटलमेंट, एज आई वाज सेइंग कि कंसीलिएशन में भी जो फाइनल आपका अग्रीमेंट है, जो सेटलमेंट है, दैट इज फाइनल एंड बाइंडिंग लाइक एन आर्बिट्रल अवार्ड। ये मत सोचना कि ये तो यार कंसीलिएशन तो हमने बात की ना, तो ये अवार्ड फाइनल नहीं होगा, इसका फाइनल डिस्कशन सेटलमेंट फाइनल नहीं होगा, नहीं, इट हैज द सेम अथॉरिटी लाइक एन आर्बिट्रल अवार्ड। द डिफरेंस इज जस्ट यहां पे दोनों पार्टीज का कंसेंट मैंडेटरी होता है। आर्बिट्रेशन में कंसेंट थोड़ी चाहिए, दोनों पार्टीज ने एक बार कंसेंट करके आर्बिट्रेशन में आ गए, उसके बाद में जो फाइनल ऑर्डर पास किया, एक पार्टी दुखी होगी तो भी कुछ नहीं कर सकती, कुछ ग्राउंड्स पे अपील करेगी, बात अलग है। लेकिन कंसीलिएशन में ऐसा नहीं होता है। कंसीलिएशन में जो फाइनल सेटलमेंट आ रहा है वो दोनों पार्टीज के अग्रीमेंट के बाद ही आता है। नेक्स्ट इज कॉन्फिडेंशियलिटी, एग्जैक्टली सेम फैशन जो यहां पे डिस्कशन चल रहा है, ये कॉन्फिडेंशियल ही रहेगा, राइट। ये दोनों पार्टीज में जो बात हो रही है, तीनों जो कंसीलिएटर पार्टीज में बात हो रही है, सब कॉन्फिडेंशियल रहेगा, बाहर नहीं जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, खत्म। सो डोंट यू थिंक इट्स वेरी इजी। क्या लिखा है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंसीलिएशन, वॉलंटरी एक्ट है, आगे बढ़ के करना है। नॉन एडवर्सेरियल है कि पार्टीज आर नॉट फाइटिंग अगेंस्ट ईच अदर, दे आर डिस्कसिंग टुगेदर फॉर एन एमिकेबल सोल्यूशन। असिस्टेड प्रोसीजर है, तो कंसीलिएटर रहेगा आपको असिस्ट करने के लिए। फाइनलिटी ऑफ सेटलमेंट, एक बार जो सेटलमेंट आ गया, दैट इज फाइनल एंड बाइंडिंग लाइक एन आर्बिट्रल अवार्ड। एंड लास्ट कॉन्फिडेंशियल, यहां के भी सारे डिस्कशन कॉन्फिडेंशियल रहने वाले हैं। आई गेस इट्स सुपर इजी। एक बार डिस्कशन कर लेते हैं अंदर का, चलो फुल स्पीड में करेंगे यारो, चलो। The process of conciliation is voluntary, which implies that all the parties have to agree to have the dispute reconciled. तो सबसे पहली चीज क्या है कि दोनों पार्टीज ने अग्री करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। Unless all the parties involved in that dispute agreement, the matter cannot be conciliated. Unless हर एक पार्टी अग्री करेगी, मैटर कंसीलिएट नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। No party can be forced to conciliate matter or attend conciliation proceeding. If a party is forced, then the outcome of such conciliation would not be binding on that party. अगर एक पार्टी को फोर्स करते हो तो ऑफ कोर्स उसके ऊपर बाइंडिंग नहीं होगा। Thus, party autonomy and consent are important aspect of conciliation. This was also held by Supreme Court in the case of Afcons Infra Limited versus Cherian Worky Construction Company Private Limited JT. This is क्या लिखा था? That कि आपका जो autonomy और consent है, ये important process है conciliation के। Obviously कुछ खास नहीं बताया, क्या लिखा है? Voluntary है, सारी पार्टीज अगर अग्री करेंगे तो ही conciliation स्टार्ट होगा, अदरवाइज conciliation स्टार्ट नहीं होगा। अगर सारी पार्टी अग्री करते हैं तो ही conciliation होगा, अदरवाइज conciliation नहीं होगा। क्लियर है हम लोग यहाँ पे? चलिए नेक्स्ट, नॉन एडवर्सेरियल, जैसे कि मैंने बताया था कि पार्टीज आपस में नहीं लड़ती है, साथ में डिस्कशन कर रही है। अनलाइक आर्बिट्रेशन और कोर्ट बेस्ड एडजुडिकेशन, द पार्टीज डू नॉट कंपीट अगेंस्ट ईच अदर टू प्रूव देमसेल्व्स एज करेक्ट एंड अदर्स एज रॉन्ग। ऐसा नहीं होता है। पार्टीज डू नॉट बिहेव एज एडवर्सरीज हु कैन ओनली विन बाय डिफीटिंग द अदर पार्टी। आपका उद्देश्य सामने वाले को हराना नहीं है, अब आपका उद्देश्य एक एमिकेबल सेटलमेंट पे आना। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन विन लूज, द अटेम्प्ट इज टू फाइंड अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम दैट बेस्ट सूट्स all the parties involved in such a manner that no party is at worse of position. तो आपका इंटेंशन ये नहीं है कि भाई कोई एक प्रॉब्लम, इसका सॉल्यूशन इसने गलत किया, इसको पनिशमेंट दो। आपका क्या एक एमिकेबल सॉल्यूशन है ताकि हर एक पार्टी है ना उसका बेनिफिट हो, कोई भी पार्टी वर्स्ट हिट ना हो। विन विन। Assisted procedure, the conciliation proceedings can be crafted in a manner which most suits the party's convenience. In order to assist the parties at all time in arriving a solution, conciliator or conciliators are present. They along with the parties craft a procedure for sharing of information among the parties so as to reach an amicable solution. सेम चीज हम पढ़ रहे थे कि भैया जी यहां पर दोनों पार्टी साथ में काम करने की कोशिश कर रही हैं और कंसीलिएटर भी आ जाता है और तीनों मिलके एक एमिकेबल सॉल्यूशन की ओर बढ़ रहे हैं। वाह! Finality award, the outcome that is settlement as the end result of the conciliation process is final and binding between the parties. कि पार्टीज के बीच में फाइनल और बाइंडिंग है, ठीक है। Confidential. All aspects of the conciliation process are confidential. All the aspects of conciliation process are confidential. In other words, the conciliators and the parties cannot disclose to persons not party to the conciliation. सुना है क्या कह रहे हैं?
all the aspects are confidential. In other words, the conciliator and the parties cannot disclose to person not a party to conciliation. मतलब हम तीन हैं, पार्टी 1, पार्टी 2 एंड कंसिलेटर. ये तीनों में जो भी डिस्कशन हो रहा है, कोई भी व्यक्ति किसी आउटसाइडर को who is not a party to conciliation को डिस्कस नहीं कर सकता. सेम any matter relating to the conciliation proceeding. Thus, confidentiality primarily operates to cover the process and its participant. It prevents leak of information. कुछ भी बाहर जाना नहीं चाहिए. However, within the process, information received by conciliator from one party must be disclosed to the other party unless the party giving the information has specifically requested that it be kept confidential. तो ये क्या कह रहे हैं कि ये हमने पहले भी पढ़ा है कि ये तीनों लोग कोई भी डिस्कशन को बाहर नहीं बता सकते. दैट इज वेरी क्लियर. लेकिन हाँ, मान लीजिए मैं कंसिलेटर हूं, आर्बिट्रेटर में तो क्या मैं आर्बिट्रेटर हूं, किसी ने आके मुझे एक बात बताई तो आई हैव अ रिस्पांसिबिलिटी मैं दूसरी पार्टी को भी ये बात बता दूं. ठीक है, ताकि बायसनेस का इश्यू नहीं है. कंसिलिएशन में भी यही है कि अगर एक पार्टी मुझे आके कोई बात बता रही है तो मुझे दूसरी पार्टी को भी बता देना है कि उसने मुझे बताया, अनलेस द पार्टी सेइंग मी हैज स्पेसिफिकली आस्क्ड नॉट टू डिस्क्लोज इट टू द अदर पार्टी. सो ये क्या बात हुई? अरे यहाँ पे कंसिलिएशन हो रहा है तो किसी रीजन से बताया होगा कि आप बस ये ध्यान में रखो, इस तरह से आप सोल्यूशंस दो. एट द एंड ऑफ द डे हम सिर्फ उस सोल्यूशन को लेंगे जिसपे सब अग्री करते हैं. आई होप यू अंडरस्टैंड. ठीक है, तो यहां पे ऐसा है कि आपकी ड्यूटी तो है बताने की, लेकिन अगर उसने मना कर दिया है कि मत बताओ तो आप नहीं बताएंगे. यहां पे बायसनेस का इश्यू ज्यादा क्यों नहीं आता है? यहां पे बायसनेस का इश्यू इसलिए नहीं आता है बिकॉज कंसिलिएशन चल रहा है ना, तो सब लोग मिलके कर रहे हैं. तो अगर मान लीजिए आप बायस हो जाते हैं तो उस पार्टी को वो अग्री नहीं करेगा आपकी फाइनलिटी पे, वो अग्री ही नहीं करेगा आपके फाइनलिटी पे. तो इस केस में इस कारण से हमें बायसनेस का इतना इशू नहीं आता जितना आर्बिट्रेशन में आता है. आर्बिट्रेशन में बायसनेस का इशू क्या आता है? वहां पे जो आर्बिट्रेटर ने बोल दिया फाइनल है ना, दैट इज वाई. Even the agreement arrived at by the parties covered under the broad spectrum of confidentiality. वो छोड़ो, कंसिलिएशन में एक और खास बात हो गई. क्या लिखा है कि जो आपका फाइनल अग्रीमेंट आ रहा है वो भी कॉन्फिडेंशियलिटी में है. कहने का मतलब है कि आपके बीच में एक डिस्प्यूट हो गया, उसका सोल्यूशन भी आ गया, उसका अग्रीमेंट भी हो गया, और हो सकता है आउटसाइड वर्ल्ड को बिल्कुल भी पता ना हो. आर्बिट्रेशन के अंदर कंपैरेटिवली जनता को पता होता ही है, क्योंकि आर्बिट्रेशन ऐसे डिस्प्यूट के लिए होता है जो ऑलमोस्ट कोर्ट जाने वाले थे. तो पब्लिक इज अवेयर अबाउट द डिस्प्यूट जनरली. जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं हम फ्यूचर रिटेल और अमेजन का. अमेजन और फ्यूचर रिटेल, इनके बीच में डिस्प्यूट हुआ और आर्बिट्रेशन चल रहा है. करंटली द आर्बिट्रेशन इज ऑनगोइंग इन सिंगापुर. सिंगापुर में आर्बिट्रेशन चल रहा है. व्हाई? बिकॉज़ उन्होंने सीट ऑफ आर्बिट्रेशन सिंगापुर ली. इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन हो गया. फ्यूचर रिटेल इंडिया का, राइट, किशोर बियानी साहब का, राइट, यस, हाँ. और अमेजन हमारा यूएस की कंपनी है, तो इन्होंने सीट ऑफ आर्बिट्रेशन सिंगापुर चूज किया. कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं. तो वहां पे इनके बीच में आर्बिट्रेशन चल रहा है बिकॉज द डिस्प्यूट दैट जो रिलायंस ने फ्यूचर रिटेल में स्टेक्स लिए उस पे. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जब आर्बिट्रेशन होता है जनरली द वर्ल्ड इज अवेयर अबाउट इट बिकॉज ये बड़े डिस्प्यूट्स होते हैं. कंसिलिएशन में जनरली जनता को नहीं बताना है, डिस्प्यूट को नहीं बढ़ाना है, आप कंसिलिएशन करके खत्म कर सकते हैं. बट ये मैं जनरल डिस्कशन करूं, इनके एक्सेप्शंस हो सकते हैं. हो सकता है कोई कंसिलिएशन हो रहा हो जो जनता को पता हो सकता है कोई आर्बिट्रेशन हो रहा हो जो जनता को नहीं पता हो. तो मैं आपको जनरल बात बता रहा हूं कि जनरली आर्बिट्रेशन इज वेल अवेयर टू पब्लिक वेयर एज कंसिलिएशन इज नॉट. ओके, चलो next. This is important because it assures the party that any information they share would remain private and would not be used against them in an adversarial position. Process खत्म. तो क्या कह रहे हैं कि कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत जरूरी है सो दैट आपको बिल्कुल डर ना रहे, आप बेखौफ होकर डिस्कशन करो कि मैं जो यहां पे बोल रहा हूं मेरे अगेंस्ट यूज किया जाएगा. नहीं नहीं भैया जी, यूज नहीं किया जाएगा. सुपर सुपर इजी. आई गेस कोई परेशानी की बात ही नहीं है दूर दूर तक. चलिए, तो हमने क्या किया? सबसे पहले हमने ये कंसिलिएशन के कुछ फीचर्स देखे. क्या? वॉलंटरी है, पार्टीज ने आगे बढ़ के बोलना है, फोर्स नहीं कर सकते. नॉन एडवर्सेरियल है, दिस इज नॉट एक्स वर्सेस वाई, हम लोग मिलके कर रहे हैं. असिस्टेड प्रोसीजर है, कंसिलिएटर रहता है जो कि असिस्ट करता है आपके पूरे प्रोसेस के अंदर. देयर आफ्टर फाइनलिटी ऑफ सेटलमेंट है, जो सेटलमेंट रीच कर ले दैट इज फाइनल. कॉन्फिडेंशियल है, आप कुछ भी बात डिस्क्लोज नहीं करेंगे. एज इजी एज दैट. अच्छा, बहुत इजी चल रहा है अभी तक कंसिलिएशन. आते हैं हम लोग कंसिलिएशन इन इंडिया पे कि इंडिया में कंसिलिएशन किस प्रकार से होता है. चलिए, इन इंडिया कंसिलिएशन इज गवर्न्ड बाय आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996, तभी तो पढ़ रहे हैं, एंड बाय सेक्शन 89 ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908. तो कंसिलिएशन दो चीजों से होता है, एक तो हमारा आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट एंड कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908. सर ये क्यों? कंसिलिएशन में भी जो फाइनल आपका सेटलमेंट आता है तो वो लीगली बाइंडिंग है, वो लीगली बाइंडिंग है. तो अगर उसको कभी इन्फोर्स कराना पड़ा तो आप करा सकते हैं बाय कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, बट उसकी जरूरत पड़ती नहीं बिकॉज ये कंसिलिएशन है ना, विन विन का है. एनी डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ अ लीगल रिलेशनशिप वेदर कॉन्ट्रैक्चुअल और नॉट कैन बी कंसिलिएटेड. कंसिलिएटेड हर रिलेशनशिप जो लीगल इशू से आया है उसको कंसिलिएशन हो सकता है. Thus only those dispute which are not prohibited by law from being conciliated can be submitted to conciliation. मतलब वही जैसे arbitration में भी था ना कि the dispute should be arbitrable. There are certain disputes which are non-arbitrable like criminal offenses, testamentary affairs, marital issues. तो ये सब चीजें non-arbitrable थी, तो वहां पे arbitration नहीं हो सकता. उसी प्रकार से कुछ चीजें होती है non-conciliable.
तो वहां पे कंसिलिएशन नहीं हो सकता। द लॉ प्रोवाइड्स फॉर नंबर ऑफ कंसिलेटर, कितने होंगे, प्रोवाइड्स फॉर अ प्रोसेस ऑफ कंसिलिएशन जो भी कंडक्ट किया जाएगा। हम वही देखना चाह रहे हैं, यहां पे कुछ खास नहीं। अब बता रहे हैं हमको एक एक करके टॉपिक की कंसिलिएशन इंडिया में कैसे होता है। कंसिलिएशन इन इंडिया, पहली चीज नंबर ऑफ कंसिलेटर, क्या लिख दिए, सीधे लिख दिए, द नंबर ऑफ कंसिलेटर डिपेंड्स अपॉन द पार्टीज, कि पार्टी ऑटोनॉमी है, पार्टी जैसे चाहेगी उतने नंबर होंगे, बट विद अ मैक्सिमम ऑफ 3 कंसिलिएटर, के कंसिलिएटर कितने होने चाहिए ये पार्टी डिसाइड करेगी, बट अपर एंड पे कितने, 3 ही हो सकते हैं, ऐसा कुछ आर्बिट्रेशन में नहीं पढ़ा। इन अदर वर्ड्स नंबर ऑफ कंसिलिएटर कैन रेंज फ्रॉम 1 to 3। बहुत भाई साहब बीकॉम जिंदाबाद। क्या लिखा पहले कि कंसिलिएटर्स मैक्सिमम हो सकते हैं 3, इसका मतलब है नंबर ऑफ कंसिलिएटर 1 to 3 होंगे। इन नटशेल द कंसिलिएटर कैन नॉट एक्सीड 3। In other words, it cannot be less than 1. So we can fairly conclude that the conciliator will be between 1 to 3. वाह, तो क्या नंबर ऑफ कंसिलिएटर 1 to 3। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग अपॉइंटमेंट ऑफ कंसिलिएटर, कि कंसिलिएटर को किस प्रकार से अपॉइंट किया जाएगा। सुपर इजी, कंसिलिएटर अपॉइंटमेंट्स आर सब्जेक्ट टू पार्टी कंसेंट, कि जैसे पार्टी डिसाइड करेगी वैसे अपॉइंट करेंगे। इन अदर वर्ड्स, देखा इन अदर वर्ड्स आता है आपको, बस बीकॉम याद आ जाना चाहिए। दी कंसिलिएटर अपॉइंट पार्टी, नहीं भैया जी, नहीं भैया जी, मैंने जाके मॉड्यूल को जो है ना एक मुक्का रख के आ जाना है। इस प्रकार की चीजें आप लिख कैसे देते हो सीए फाइनल के अंदर, आपको समझ में आ रहा क्या लिखा है, कंसिलिएटर्स आर अपॉइंटमेंट, कंसिलिएटर अपॉइंटमेंट्स आर सब्जेक्ट टू पार्टी कंसेंट। इन अदर वर्ड्स द कंसिलिएटर्स आर अपॉइंटेड बाय पार्टीज। वो हो, हमें तो समझ ही नहीं आई थी पहली लाइन, इसके लिए हमें इन अदर वर्ड्स की जरूरत पड़ गई। तो पहली से हमने क्या सीखा, कंसिलिएटर कौन अपॉइंट करता है, पार्टीज। ऑब्वियसली बात है, पार्टी ऑटोनॉमी। The law also permits party to request an institution or some other institution to recommend a conciliator, के सेम आर्बिट्रेटर जैसा कि पार्टीज भी अपॉइंट कर सकती हैं, या फिर पार्टीज कैन अपॉइंट एन एसोसिएशन इंस्टीट्यूशन एंड दे विल बी अपॉइंटिंग द आर्बिट्रेटर। वैसे कंसिलिएशन में पार्टीज कंसिलिएटर को अपॉइंट कर सकती है, या फिर पार्टीज एक इंस्टीट्यूशन को अपॉइंट कर देंगी जो कि कंसिलिएटर को अपॉइंट करेगा। इजी, ठीक है। दिस अलाउस पार्टी टू अप्रोच इंस्टीट्यूशंस दैट प्रोवाइड प्रोफेशनल कंसिलिएशन सर्विसेज सच एज ICADR। दिस इज नथिंग, इट इज इंटरनेशनल कंसिलिएशन एंड देन फॉर ADR, मतलब मैं फुल फॉर्म आपको बताता हूं ICADR का। द ADR स्टैंड्स फॉर ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, I stands for international, C को I'll check and let you know, ठीक है। So international something for alternative dispute resolution. While appointment, it must be ensured that independent and impartial conciliators are selected. एकदम सिंपल चल रहा है। पहला टॉपिक क्या चल रहा है हमारा, अपॉइंटमेंट ऑफ कंसिलिएटर। तो समझना अच्छे से, क्या कंसिलिएटर कैसे अपॉइंट किए जाते हैं, कंसिलिएटर कैसे अपॉइंट किए जाते हैं। द पार्टीज हैव द ऑटोनॉमी टू अपॉइंट द कंसिलिएटर, द पार्टीज हैव द ऑटोनॉमी टू अपॉइंट द कंसिलिएटर। तो पार्टीज कंसिलिएटर को अपॉइंट करती है, तो पार्टीज या तो खुद कंसिलिएटर को अपॉइंट कर सकती हैं, या फिर अगर पार्टीज चाहे तो एक इंस्टीट्यूशन को अपॉइंट कर सकती हैं जो कि कंसिलिएटर को अपॉइंट करेगा, जिसका बेस्ट एग्जाम है ICADR। प्रोसीजर ऑफ कंसिलिएशन, देखो सुनो, कंसिलिएशन क्या बोले, पहला नंबर ऑफ कंसिलिएशन 1 to 3, उसके बाद में अपॉइंट ऑफ कंसिलिएटर बाय पार्टीज, और पार्टीज कैन अपॉइंट इंस्टीट्यूशन, दे विल बी अपॉइंटिंग द कंसिलिएटर। वंडरफुल। एंड थर्ड इज प्रोसीजर ऑफ कंसिलिएटर। अरे मतलब इससे आसान कुछ हो सकता है लाइफ में, इधर आ जाओ। Once the conciliators have been appointed, both parties are required to submit their statements in writing, submit documents and their evidences to the conciliator. Normal conciliator आ गया तो दोनों पार्टीज पे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अब दोनों पार्टीज ने conciliator को अपने सारी स्टोरी बतानी है अपने साइड की, और यहां पे समझो you are not adversaries, आप सामने वाले के अगेंस्ट फाइट नहीं कर रहे हो, आप बस अपनी तरफ से स्टोरी बता रहे हो। The conciliator then provides a copy of statement, documents and other evidences of one party to the other party. Conciliator क्या बोलता है, ओके आपने जो भी दिए वो ये पार्टी को दिया, आपने जो भी दिया ये पार्टी को दिया, ताकि दोनों पार्टीज एक दूसरे की पोजीशन समझ सके। The conciliator is then required to, क्या लिखा है, encourage, adjudicate नहीं कर रहा है immediately, क्या बोल रहा है, encourage and assist parties to engage in discussion based on information to arrive at a settlement. वहीं अगर मैं इसको आर्बिट्रेशन बोलता तो आर्बिट्रेशन में क्या होता, आर्बिट्रेटर होता, दोनों पार्टीज अपनी अपनी बात बोलते हैं, उसके बाद में आर्बिट्रेटर एडजुडिकेट करता, वो ऑर्डर पास कर देता। कंसिलिएशन में ऐसा नहीं होगा, पार्टी 1 आई, पार्टी 1 ने अपनी बात बोली, पार्टी 2 ने अपनी बात बोली, अब यहां पे जो कंसिलिएटर है वो दोनों को एनकरेज और असिस्ट कर रहा है, लेट्स कम ऑन टू अ सेटलमेंट, एन एमिकेबल सेटलमेंट। दैट इज द ब्यूटी ऑफ कंसिलिएशन। डी हो गया, बार ऑन जुडिशियल और आर्बिट्रल प्रोसीडिंग। ये ऑब्वियस सी बात है कि एक बार अगर आप यहां पर आ गए तो फिर कोई और कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकता है। When the conciliation proceedings are ongoing, जब कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स चल रही है, ना तो कोर्ट प्रोसीडिंग्स चालू हो सकती है, ना ही आर्बिट्रेशन चालू हो सकता है। केयरफुली समझना क्या, when the conciliation proceedings are ongoing, parties cannot start arbitration proceedings or approach a court regarding the same dispute which is a part of conciliation proceeding. I hope you understanding. अगर A और B के बीच में कंसिलिएशन चल रहा है over a dispute, during the conciliation you cannot go for arbitration or court.
The exception to this rule is when it concerns preserving its right, the party can approach a court or initiate arbitration. इसका एक्सेप्शन क्या है कि यार मान लीजिए हमारे बीच में कुछ डिस्प्यूट हुई है, उस डिस्प्यूट में हमने कंसिलेशन को ऑप्ट किया है, तो कंसिलेशन से कर रहे हैं, इसके बीच में बार हो जाती है, अब मैं कोर्ट या आर्बिट्रेशन में नहीं जा सकता। लेकिन कभी कभी किस केस में अलाउड है, एक्सेप्शन क्या है, हमारे बीच में कंसिलेशन चल रहा है, नाउ एज अ मैटर ऑफ राइट ड्यूरिंग दिस कंसिलेशन आई वांट अ राइट टू बी एक्सरसाइज्ड। हमारे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ राइट्स थे मेरे, कुछ भी उसका, फॉर एग्जांपल हल्दीराम का और शुगर मिल का एक कोई भी एक्सवाइजेड है, कोई भी रेणुका शुगर समझ लो, तो हल्दीराम और रेणुका शुगर्स का एक अग्रीमेंट है दैट रेणुका शुगर्स विल बी सप्लाइंग हल्दीराम से 1 लाख kg ऑफ शुगर एवरी मंथ एट अ प्राइस ऑफ 20 रुपीज पर kg, ऐसा अग्रीमेंट है, ठीक है। रेणुका शुगर और हल्दीराम के बीच में डिस्प्यूट हो गया, डिस्प्यूट से दोनों का रहे हम लोग 10 साल से साथ में काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं करते, हम लोग डिस्प्यूट को कंसिलेशन सॉल्व करते हैं, कंसिलेशन चल रहा है, सुनना। अब डिस्प्यूट क्या हुआ, फॉर एग्जांपल डिस्प्यूट हो गया, रेणुका शुगर बोल रही है कि नहीं हम 20 से नहीं देंगे, भले एग्रीमेंट था, हम तो 30 से देंगे, या फिर हम 1 लाख kgs नहीं देंगे, हम 50,000 ही देंगे, हमारा प्रोडक्शन में इशू आ रहा है, हम 50,000 ही देंगे। सुनना सुनना सुनना, हल्दीराम बोल रहा है नहीं यार आपको 1 लाख देना पड़ेगा, उसके हिसाब से मैं काम करता हूं, या फिर आपको प्राइस रीजनेबली रखनी पड़ेगी, हम उसके हिसाब से काम करते हैं, मैंने उसके हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट्स दे रखे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब इनके बीच में उनका चलो कंसिलेशन करते हैं, झगड़ा नहीं करते, कंसिलेशन चल रहा है। इस कंसिलेशन के दौरान रेणुका शुगर नहीं दे रही 1 लाख kg, रेणुका बोल रही है, रेणुका शुगर बोल रही है कंपनी कि हम आपको 50,000 ही देंगे। तो सुनो मेरी बात को केयरफुली, हल्दीराम क्या बोलता है कि सुनो कंसिलेशन चल रहा है, बट ड्यूरिंग द कंसिलेशन यू ऑनर योर कॉन्ट्रैक्ट ना, 1 लाख kg देते रहो, कंसिलेशन में जो फाइनल डिस्कशन हुआ वो करेंगे, लेकिन आप तब तक 1 लाख kg तो देते रहो। रेणुका नहीं मना कर रही है, तो ड्यूरिंग द कंसिलेशन, जब कंसिलेशन चलेगा, इस दौरान जनरल रूल क्या है, एनी पार्टी कैनॉट अप्रोच टू द कोर्ट, बट इन दिस केस टू एक्सरसाइज देयर राइट, हल्दीराम कैन गो टू द कोर्ट एंड से कि वी आर ऑनगोइंग कंसिलेशन, I just want to give an order to Renuka Mills, please supply us 1 lakh kg of sugar every month. कि ड्यूरिंग द कंसिलेशन वो 1 लाख kg सप्लाई नहीं करे, तो आप एक इंटरिम ऑर्डर पास कर दो कि वो 1 लाख kg प्रोवाइड करते रहे, एंड फाइनली जो आउटकम कंसिलेशन में आएगा वो फाइनल होगा, लेकिन एक इंटरिम ऑर्डर पास कर दो। तो इस केस में एक्सेप्शनली आप कोर्ट में जा सकते हो। रीड द लाइन अगेन, द एक्सेप्शन टू दिस रूल, व्हाट द रूल, कि अगर आपका कंसिलेशन चल रहा है तो आप आर्बिट्रेशन या फिर कोर्ट में नहीं जा सकते। द एक्सेप्शन टू दिस रूल इज दैट व्हेन इट कंसर्न्स प्रिजर्विंग इट्स राइट्स, जब उसके राइट प्रिजर्व करने की बात आएगी, द पार्टी कैन अप्रोच अ कोर्ट और इनिशिएट आर्बिट्रेशन, पार्टी कोर्ट या आर्बिट्रेशन के लिए इनिशिएट कर सकती है, पहुंच सकती है। क्लियर है? अब उस चीज को बेहतर तरीके से समझने के लिए देयर इज एन एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ यू, रीड द एग्जांपल, और ये जो मैंने आपको पढ़ाया खत्म हो जाए। जो मैंने आपको हल्दीराम और रेणुका शुगर का एग्जांपल दिया, वैसी एक एग्जांपल है टू मेक यू अंडरस्टैंड कि जनरली ड्यूरिंग द कंसिलिएशन यू कैन नॉट अप्रोच एनी कोर्ट और आर्बिट्रेटर, राइट, बट इफ एट ऑल यू इंटेंड टू प्रिजर्व एनी राइट ऑफ योर्स, तो उसके लिए ड्यूरिंग द कंसिलिएशन यू कैन अप्रोच एनी कोर्ट। दैट इज एक्सप्लेन्ड बाय दिस एग्जांपल। रीड दिस एग्जांपल, अ वेरी इजी एग्जांपल, रीड दिस एग्जांपल, अ वेरी इजी एग्जांपल। और मैं आपके रजिस्ट्रार इंटरनेशनल सेंटर फॉर ईडीआर है, ओके, इंटरनेशनल सेंटर फॉर ईडीआर। तो जिन बच्चों को अगर कहीं लिखना हो, ICADR इज इंटरनेशनल सेंटर फॉर EDR, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ओके। और अब बेटा जी वो लिखने के बाद में आप जाइए यहां पर और एग्जाम्पल नंबर 17 रीड करिए, इंटरनेशनल सेंटर फॉर ADR, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। रीड दिस एग्जाम्पल, दिस विल मेक योर लाइफ वेरी इजी। भैया जी बहुत ज्यादा आसान चल रहा है, बहुत ज्यादा आसान चल रहा है। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोगों का टॉपिक चल रहा है कंसिलेशन इंडिया, कैसे होता है, नंबर ऑफ कंसिलेशन, कंसिलेटर 1 2 3, ठीक है। हु अपॉइंट्स द कंसिलेटर, पार्टी ऑटोनॉमी है भैया जी। उसके बाद में प्रोसीजर क्या है, बोल प्रोसीजर के बारे में देखा हमने। उसके बाद में आ गया क्या, बार ऑन जुडिशियल प्रोसीडिंग। और प्रोसीजर भी ऐसा कुछ है नहीं कि दोनों एक दूसरे को, दोनों पार्टीज कंसिलेटर को डॉक्यूमेंट्स देते हैं, कंसिलेटर एक दूसरे को होता है और फिर उनको एनकरेज और असिस्ट करता है कि भैया जी अग्रीमेंट पे आ जाओ। और फिर लास्ट में बार ऑन जुडिशियल और आर्बिट्रल प्रोसीडिंग, ड्यूरिंग द कंसिलिएशन नोबडी कैन इनिशिएट अ कोर्ट और आर्बिट्रल प्रोसीडिंग, एंड आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब। एग्जांपल 7 रीड करो आप गधों। व्हेन यू विल सी द पास्ट ईयर क्वेश्चंस ना, आप दीवाने हो जाओगे कि कोई चैप्टर इतना इजी कैसे हो सकता है।
ओ ये रीड है यारो, रीड है कि नहीं रीड है? चलिए यार, तो आशा करता हूं आप एग्जांपल रीड किए होंगे और वो जो टॉपिक है वो वैसे भी कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। बट एक और बात कंफर्म हो गया कंसेप्ट, कोई परेशानी की बात नहीं है कि दो पार्टीज के बीच में अगर कुछ छोटा सा डिस्प्यूट हो चुका है एंड दे हैव रेफर्ड द डिस्प्यूट फॉर कंसिलिएशन, वंडरफुल वंडरफुल, कंसिलिएशन से करेंगे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उस दौरान एक पार्टी को चाहिए कि आई वांट टू एक्सरसाइज एन एग्जिस्टिंग राइट कंसिलिएशन के दौरान भी, तो उस चीज के लिए द पर्सन कैन मेक एन एप्लीकेशन टू कोर्ट, अदरवाइज देयर इज अ बार ऑन गोइंग टू कोर्ट और आर्बिट्रल प्रोसीडिंग। तो क्या अलाउड है? आई होप यू अंडरस्टूड, क्लियर? चलिए अब इसके बाद में एक अननेसेसरी डिफरेंस आता है कंसिलिएशन वर्सेस मीडिएशन का, बहुत ही डिसअपॉइंटिंग तरीके से उन्होंने दिया है। दे शुड हैव गिवन इट इन अ वेरी बेटर फैशन एंड रादर देन डिस्कसिंग अ डिफरेंस बिटवीन मीडिएशन एंड कंसिलिएशन, दे शुड हैव गिवन द डिफरेंस बिटवीन आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन. That would have been more logical and students would have understood the concept of conciliation in a better fashion. Mediation उन्होंने सिलेबस में बिल्कुल भी रखा नहीं है, बस एक जगह पर डिफरेंस दे दिया. तो नॉट इन अ वेरी गुड फैशन, बट हाँ हम लोग एक बार रीड करेंगे. मैं चाहता हूं कि पहले मेरे पढ़ाने के पहले आप लोग रीड करें द डिफरेंस बिटवीन मीडिएशन एंड कंसिलिएशन, बस यहां से यहां तक एंड फॉर दैट मैटर एक्चुअली यहां तक. रीड दिस अप यहां से यहां तक एंड देन वील डिस्कस इट वंस. Conciliation versus mediation. चलो चलिए यार, आशा करता हूं कि आपने रीड किया होगा एंड आप भी इस टॉपिक से निराश हो गए होंगे. लेट्स सी व्हाट इज रिटन देयर. कंसिलिएशन मीडिएशन. Even though mediation and conciliation are fundamentally the same, have fundamentally same philosophy and similar process, there are subtle differences between the two. Namely, बहुत बढ़िया, बताओ क्या है? Mediation, mediator, conciliator, उसकी बात कर ली इन्होंने. Mediator plays a facilitative role and attempts to guide the parties towards a solution. Thus, the solution come from the parties themselves. मीडिएशन में क्या बोल रहे हैं? एक व्यक्ति आएगा, दोनों पार्टीज को इंकरेज करेगा, एक सोल्यूशन पे आओ, सोल्यूशन पे आओ, सोल्यूशन पे आओ, बट ये सोल्यूशन देगा नहीं, ऐसा मीडिएशन में कह रहे हैं. कंसिलिएशन में क्या कह रहे हैं? द कंसिलिएटर प्लेज अ मोर प्रोएक्टिव रोल. वो भी बोलेगा, हमने पढ़ा ना, ही विल एनकरेज द पार्टीज टू कम टू अ सोल्यूशन. तो भी एनकरेज करेगा, सेटलमेंट पे आओ, सेटलमेंट पे आओ, सेटलमेंट पे आओ, बट साथ में ये सेटलमेंट प्रपोज भी करेगा, देखो ये भी कर सकते हो, आप ये भी कर सकते हो. सो द डिफरेंस बिटवीन मीडिएशन एंड कंसिलिएशन के अंदर ये हो गया दैट कंसिलिएशन के अंदर कंसिलिएटर प्लेज अ मोर प्रोएक्टिव रोल. वो एक ज्यादा प्रोएक्टिव रोल प्ले करता है. द कंसिलिएटर प्लेज अ मोर प्रोएक्टिव रोल. He acts as a facilitator, like this guy.
दिस गाइज एक्टिंग एज अ फैसिलिटेटर. सो कंसिलेटर इज एक्टिंग एज अ फैसिलिटेटर एज वेल एज इवैल्यूएटर एंड इंटरवीनर. वो साथ में इवैल्यूएट तो कर रहा है, इंटरवीन भी करेगा. बेसिक डिफरेंस, मीडिएशन के अंदर मीडिएटर आपको ऑप्शंस नहीं देगा कि ये भी कर सकते हो, आपको सॉल्यूशंस के ऑप्शन नहीं देगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग? लेकिन 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 व्हेन इट कम्स टू कंसिलिएशन वो आपको ऑप्शंस भी देता है. तो बिल्कुल सही कह रहे हैं जैन साहब आप कि कंसिलिएशन मीडिएशन में डिफरेंस ही नहीं दिखता है ना ज्यादा. इसीलिए मैंने आपको पहले पढ़ने के लिए दिया कि कंसिलिएशन और आर्बिट्रेशन में डिफरेंस होता तो मजा आता. बट हमें कुछ कर नहीं सकते. यहाँ पे इंस्टीट्यूट जो दिया हमें वैसे पढ़ना है. उन्होंने मीडिएशन और आर्बिट्रेशन में, मीडिएशन और कंसिलिएशन दिया जहां पे कुछ ज्यादा डिफरेंस है भी नहीं, राइट. एंड मीडिएशन आपके सिलेबस में नहीं है. सो पहला पॉइंट समझ में आया. मीडिएशन में जो मीडिएटर है ही सिंपली एक्ट्स एज अ फैसिलिटेटर, दैट्स इट. कंसिलिएशन में कंसिलिएटर एक्ट्स एज फैसिलिटेटर, इवैल्यूएटर एंड इवन इंटरफियरर, इंटरवीनर, इंटरवीन भी करता है वो, तो वो ऑप्शंस भी देता है. ये जाता तो क्या है, ये हो गया पॉइंट कि कंसिलिएटर प्लेज अ मोर प्रोएक्टिव रोल, whereas this guy mediator is merely a facilitator. Next, the outcome is an agreement between parties. The outcome is a settlement agreement. वाह, वो ऐसा डिफरेंस भैया, क्या बात है. मैंने बताया दो इमेजेस है, डिफरेंस बताओ. तो इसके गाल पे तिल है, उसके गाल पे तिल नहीं है, ऐसे डिफरेंसेस. तो यहां पे क्या है, अग्रीमेंट, वहां पर है सेटलमेंट अग्रीमेंट. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. The agreement reached by parties is a contract enforceable by law. ठीक है, पिछला पॉइंट था इट इज एन अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल बाय लॉ. हियर द सेटलमेंट अग्रीमेंट रीच्ड बिटवीन द पार्टीज हैज द सेम स्टेटस लाइक एन आर्बिट्रल अवॉर्ड. जो मैंने आपको पढ़ाया था वैसे ही कि जो कंसिलिएशन में आपका फाइनल अग्रीमेंट आता है, सेटलमेंट अग्रीमेंट, दैट इज लाइक एन आर्बिट्रल अवॉर्ड ऑन अग्रीड टर्म्स. इन अदर वर्ड्स इट इज एन एग्जीक्यूटेबल एज अ डिक्री ऑफ द सिविल कोड. मैं आपको सच बताऊं ना, दिल पे हाथ रख के, तो जो यहां पे लिखा है ना, their agreements reached by parties are contract enforceable by law. So the settlement agreed by conciliation is also a contract enforceable by law. पहली चीज. दूसरी चीज यहां पे क्या लिखा है, the settlement agreement reached between the parties is like an arbitral award and it is executable as a decree of the civil code. Right? मैं सच बता रहा हूं आपको, मीडिएशन में भी जो आपका फाइनल आउटकम आता है ना, उसको भी आप एक्सरसाइज करवा सकते हो. तो यहां पे कोई डिफरेंस नहीं है, बस जो लैंग्वेज यूज जो डिफरेंट है, तो हमने करके लिख दिया. ठीक है, तो यहां पे क्या लिख दिया इन्होंने, मीडिएशन क्या होता है, इट इज नथिंग, द अग्रीमेंट फाइनली एंटर्ड इज अ कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल बाय लॉ. और हमारे कंसिलिएशन में उन्होंने लिख दिया, कंसिलिएशन के अंदर जो आपको फाइनल अग्रीमेंट आया, दैट इज लाइक एन आर्बिट्रल अवॉर्ड, और वो सीपीसी के तहत एनफोर्स किया जा सकता है लाइक अ कोर्ट्स डिक्री. वंडरफुल. नेक्स्ट डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है. जब एक डिफरेंस बिटवीन लिखने वाला, आपने भी अपने इंटरमीडिएट में डिफरेंस बिटवीन लिखे होंगे कहीं ना कहीं, तो जब डिफरेंस बिटवीन लिखने वाला तड़प उठता है और उसको डिफरेंस मिल नहीं रहते हैं, उसको पता है कि ये एग्जाम में क्वेश्चन आया है 4 मार्क्स का या 5 मार्क्स का, और मैं अगर इसमें 3 डिफरेंस बिटवीन लिखूंगा तो चलेगा नहीं, मेरे दिल को ठंडक नहीं होगी. 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो कम से कम 4 डिफरेंस बिटवीन तो पाहिजे ही पाहिजे, हमें चाहिए ही चाहिए. वहां पर वो ऐसे डिफरेंस बिटवीन लिखता है. देखो देखो देखो, मीडिएशन इज गवर्न्ड बाय सेक्शन 89 ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर. Conciliation is governed by Part 3 of the Arbitration and Conciliation Act. Wow! So mediation is governed by Section 89 of Code of Civil Procedure and conciliation is governed by Part 3 of Arbitration and Conciliation Act. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. जो मन में आया वो लिख दिया, जो मन में आया वो लिख दिया यहाँ पे. Mediation is governed by confidentiality. However, confidentiality in mediation is often based on trust. कुछ भी लिख रहे हैं, इट इज बेस्ड ऑन कॉन्फिडेंशियलिटी. तो भाई क्या कंसिलिएशन में कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं होता है कि वहां पे भी तो होता है. कंसिलिएशन इज बाउंड बाय कॉन्फिडेंशियलिटी. एक्सटेंट ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी इज डिफाइंड बाय द लॉ. ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी कुड बी फेटल टू द एंटायर प्रोसेस. सेम बात अलग अलग लैंग्वेज में लिख रहे हैं. नेक्स्ट, इफ द अग्रीमेंट इज ब्रीच्ड, ऊपर लिखा था ना कि जो उनके बीच में अग्रीमेंट है दैट इज कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल बाय लॉ. इफ द अग्रीमेंट इज ब्रीच्ड, द पार्टीज वुड हैव टू प्रोसीड इन द यूजुअल प्रोसेस अडॉप्टेड फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. अगर कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच किया तो जैसे कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच होता है वैसे आप कोर्ट में जा सकते हो. इफ द सेटलमेंट अग्रीमेंट, इट इज लाइक अ डिक्री ऑफ द कोर्ट. द सेटलमेंट अग्रीमेंट इज एनफोर्स्ड एज एन आर्बिट्रल अवॉर्ड. ब्रीच ऑफ द सेटलमेंट अग्रीमेंट वुड बी द सेम एज अ ब्रीच ऑफ आर्बिट्रल अवॉर्ड. वाह! The Arbitration Conciliation Act provides mechanism for enforcing arbitral award and recourse in instance award is not followed. तो आर्बिट्रल अवार्ड का दर्जा दिया गया कंसिलिएशन को, तो आर्बिट्रल अवार्ड को अगर ब्रीच किया तो जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वही कॉन्सिक्वेंसेज रखे उन्होंने कंसिलिएशन के सेटलमेंट को ब्रीच करने के लिए. बहुत बढ़िया. सर क्या हमारे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, डिफरेंस बिटवीन मीडिएशन एंड कंसिलिएशन? आई डोंट बिलीव दैट वैसा क्वेश्चन उनको पूछना चाहिए, बट यू नेवर नो एंड दैट इज व्हाई वी आर रीडिंग इट अप. तो अच्छे से इसको एक बार समझ लेते हैं कि अगर एग्जाम में आ गया तो कैसे लिखेंगे. चलो बेटा जी, वैसे मैं आपको क्वेश्चन सिखाऊंगा, ऐसे क्वेश्चन आते ही नहीं आर्बिट्रेशन में, उसमें सीधे एक जैसे एग्जांपल्स दिए ना वैसे केस बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, बताओ क्या होगा, ये है कि नहीं है, बहुत आसान जाते हैं. एक बार अगर आपको अच्छे समझ में आ गया तो. फिर भी पहला पॉइंट समझ में आया है, मीडिएटर और कंसिलिएटर का डिफरेंस, दैट मीडिएटर इज मियरली एक्टिंग एज फैसिलिटेटर एंड कंसिलिएटर इज एक्टिंग एज अ फैसिलिटेटर. फर्दर इवैल्यूएटर,
फर्दर इंटरवीनर, तो ज्यादा प्रोएक्टिव रोल प्ले करता है कंसीलिएटर। ठीक है सर, फर्स्ट इज डूएबल। सेकेंड, द आउटकम इज एन अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज, जो आउटकम आया है दैट इज एन अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज, द आउटकम इज अ सेटलमेंट अग्रीमेंट। ठीक है, सुनना, सेकेंड का ही मैं फर्दर कह सकता हूं दैट द अग्रीमेंट, जो आउटकम इज एन अग्रीमेंट, आउटकम इज अ सेटलमेंट अग्रीमेंट, फिर अग्रीमेंट भी आया, दैट अग्रीमेंट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, दिस एंड दैट सेटलमेंट अग्रीमेंट इज लाइक आर्बिट्रल अवार्ड, इट इज ट्रीटेड एज वेल एज गुड एज डिक्री ऑफ द कोर्ट। ठीक है, फिर इसी सेकंड पॉइंट से रिलेटेड लास्ट पॉइंट है कि ये जो अग्रीमेंट आया ये अगर वायलेट हो गया तो जैसे कॉन्ट्रैक्ट वायलेट होता है तो आप क्या करते हो वैसे ही करो, और वहां पे अगर मान लीजिए आपका कंसीलिएशन के अंदर सेटलमेंट एग्रीमेंट वायलेट हो गया तो मतलब उसका इफेक्ट होगा एज इफ जैसे कि आर्बिट्रल अवार्ड वायलेट हो गया, और उसी तरह से आप आगे बढ़ोगे। तो सेकंड पॉइंट के सब पॉइंट समझ सकते हो। तो आप समझो 4 पॉइंट तो याद रखना बहुत आसान हो गया। पहला पॉइंट हो गया मीडिएटर कंसीलिएटर, सेकंड पॉइंट हो गया जो फाइनल अग्रीमेंट होता है, जो फाइनल आउटकम होता है उसको अग्रीमेंट कहते हैं, जो फाइनल आउटकम होता है उसको सेटलमेंट अग्रीमेंट कहते हैं। ये जो अग्रीमेंट है दैट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, जो सेटलमेंट अग्रीमेंट है दैट इज लाइक आर्बिट्रल अवार्ड एंड इट इज एज गुड एज अ डिक्री ऑफ कोर्ट अंडर सीपीसी। वंडरफुल। फिर अगर अग्रीमेंट को वायलेट कर लिया तो यू हैव टू प्रोसीड लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन ब्रीच्ड। वहां पे अगर सेटलमेंट अग्रीमेंट को वायलेट कर लिया तो यू हैव टू ट्रीट एज इफ आर्बिट्रल अवार्ड को वायलेट किया है, तो जैसे आर्बिट्रल अवार्ड के वायलेशन के केस में आगे बढ़ते हैं वैसे आपको आगे बढ़ना है। तो तीनों पॉइंट सेम है ना, आउटकम क्या कहलाता है, आउटकम की इन्फोर्सिबिलिटी, और आउटकम को ब्रीच कर दिया तो क्या होगा। 3 पॉइंट, 2 पॉइंट बच गए। एक तो जबरदस्ती का पॉइंट है कि मीडिएशन इज गवर्न्ड बाय सेक्शन 89, वाओ, एंड इट इज गवर्न्ड बाय पार्ट 3 ऑफ दिस एक्ट एंड मीडिएशन गवर्न्ड बाय 89 ऑफ द अदर एक्ट। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। नेक्स्ट, मीडिएशन इज गवर्न्ड बाय कॉन्फिडेंशियली, ये भी आल्सो गवर्न्ड बाय कॉन्फिडेंशियली। ये एक बहुत ही सबसे गंदा डिफरेंस ये है कि दोनों में कॉन्फिडेंशियलिटी लिखा है बट लैंग्वेज अलग यूज की है। बट आई थिंक रिमेनिंग 1 2 3 4 5 पॉइंट्स तो बहुत कंफर्टेबली समझ सकते हो। 5 पॉइंट्स में पहला क्या आ गया, मीडिएटर कंसीलिएटर वाला पॉइंट, आउटकम क्या कहलाता है, आउटकम की इन्फोर्सिबिलिटी, आउटकम को ब्रीच किया तो क्या होगा, अग्रीमेंट सेटलमेंट को ब्रीच किया तो क्या होगा, और फिर एक आ जाएगा सेक्शन 89 और फिर पार्ट 3। आई होप यू आर ऑल सॉर्टेड, सुपर इजी। अगेन कुछ है नहीं, अननेसेसरी दिया बट हमने एग्जाम लुकआउट से इसको रैप अप किया। फिर लास्ट में सुप्रीम कोर्ट के लिए क्या बात बोली गई है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन सरेम Advocate Bar Association versus Union of India, AR 2005 Supreme Court has held that conciliation is bigger concept than mediation. बस इतना सा इन्होंने बोला है, and the conciliator plays a much greater and more involved role in a mediator. ये conciliation bigger concept है, difference क्या है, conciliator plays a more proactive role as compared to a mediator. Mediator के मुकाबले बहुत काफी proactive role play करता है conciliator। बहुत ही बढ़िया। चलिए, इसके बाद में अग्रीमेंट के स्टेप्स आ रहे हैं। सेटलमेंट अग्रीमेंट में क्या होता है, बहुत ईजी, मैं आपको कह रहा हूं बस खत्म हो गया है, खत्म हो गया, बस यहां तक आपको पढ़ना है एंड द चैप्टर इज ओवर। फोकस वेरी केयरफुली। कंसीलिएशन में सेटलमेंट अग्रीमेंट आता है, सेटलमेंट अग्रीमेंट जो एंड में हो रहा है तो उसके इनिशियल स्टेप्स क्या, चलो सेटलमेंट अग्रीमेंट तक इनिशियल स्टेप्स, अग्रीमेंट हुआ उसका एनफोर्समेंट। तो 3 थिंग्स अबाउट द सेटलमेंट अग्रीमेंट के, सेटलमेंट अग्रीमेंट जो कंसीलिएशन के एंड में आया उसके बारे में। इनिशियल स्टेप्स, अटेम्प्ट ऑफ कंसीलिएशन इज टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट एंड अराइव एट अ सेटलमेंट। कि कोई भी कंसीलिएशन हो रहा है, जब दो के बीच में डिस्प्यूट आई है तो उनका उद्देश्य क्या है, उनका उद्देश्य है कि इन दोनों को किसी तरह से एक सेटलमेंट पे लाना। उनका उद्देश्य है कि दोनों चीजों को किसी तरह से एक सेटलमेंट पे लेकर आना। दिस सेटलमेंट कुड बी बेस्ड ऑन सजेशंस मेड बाय कंसीलिएटर और द पार्टीज। सजेशन के बेस पे हो सकता है। व्हेन इट अपीयर्स टू द कंसीलिएटर दैट अ सेटलमेंट इज पॉसिबल, he should identify possible terms of settlement and submit them to the parties for their observation and suggestion. ठीक है, तो उनको पार्टीज को सबमिट करना फॉर देयर ऑब्जर्वेशन एंड सजेशन। इजी। द पार्टीज में आल्सो मेक सजेशन एज टू कंटेंट ऑफ द एग्रीमेंट। क्या कह रहे हैं, इनिशियल स्टेप। सेटलमेंट एग्रीमेंट कैसे आता है, दोनों की डिस्प्यूट पता चली, फिर इसने दोनों की बात सुन ली, फिर पॉसिबल सॉल्यूशंस दिए, फिर जो भी इसके सेटलमेंट है उस पर दोनों का ओपिनियन लिया कि दिस सेटलमेंट पे व्हाट डू यू फील। इफ देयर इज अ सेटलमेंट ऑन विच बोथ द पार्टीज अग्री देन दैट सेटलमेंट इज फाइनलाइज्ड। ठीक है, तो इनिशियल स्टेप्स कुछ भी नहीं है कि आपको दोनों की बात सुननी है, दोनों के सजेशंस भी लेने, एंड आफ्टर एक अग्रीमेंट बनाया जा सकता है कि ये सोल्यूशन है, एंड अगर दोनों अग्री करते हैं तो उसको सेटलमेंट अग्रीमेंट मान लिया जाता है। तो कंसीलिएशन में सबसे ब्यूटी ही ये है कि जो फाइनल आउटकम है उस पर दोनों का अग्रीमेंट, दोनों के सजेशंस लिए जाते हैं। एंड आर्बिट्रल अवार्ड में क्या होता है, आर्बिट्रल अवार्ड इज एडजुडिकेटेड, जो आर्बिट्रेटर है वो डिसीजन दे देता है। अग्रीमेंट, इफ पार्टीज रीच अ सेटलमेंट देन इट इज टू बी रिटन डाउन एज अग्रीमेंट। अग्रीमेंट होता है जब अगर आप सेटलमेंट पे पहुंच गए तो उसको सेटलमेंट अग्रीमेंट कहा जाता है। दिस अग्रीमेंट इज नोन एज सेटलमेंट अग्रीमेंट। एट टाइम इट इज ऑल्सो रेफर्ड एज मेमोरेंडम ऑफ कंसोलिएशन। इसको मेमोरेंडम ऑफ कंसोलिएशन भी कहा जाता है। इट कैन बी मेड बाय द पार्टीज और बाय द कंसीलिएटर ऑन बिहाफ ऑफ द पार्टीज। पार्टीज भी आ सकते हैं अग्रीमेंट पे, या फिर कभी कभी कंसीलिएटर भी ये काम करता है, जनरली कंसीलिएटर करेगा। However, the conciliator is required to authenticate the agreement, without which the agreement would have no legal sanctity. क्या अग्रीमेंट जब आपने बना लिया, तीनों है कंसीलिएटर, पार्टी 1 पार्टी 2, एक अग्रीमेंट पे आ गए, कंसीलिएटर ही बनाता है, जनरली पार्टीज भी बना सकते हैं, जैसा भी होगा। कंसीलिएटर को उसको साइन करके ऑथराइज करने के हाँ ये कंसीलिएशन हुआ है, तब उसकी लीगल वैलिडिटी है। लाइक आर्बिट्रल अवार्ड, आर्बिट्रल अवार्ड में मेजॉरिटी हैज टू साइन, हमने पढ़ा था।
दिस वॉज ऑल्सो अपहेल्ड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन मैसूर सीमेंट्स वर्सेस दिस। ठीक है। एनफोर्समेंट द सेटलमेंट एग्रीमेंट सेम स्टेटस एज दैट ऑफ एन आर्बिट्रल अवार्ड, ये हम पढ़ चुके हैं कि इसका सेम आर्बिट्रल अवार्ड जैसा है, डिक्री ऑफ कोर्ट जैसे चलता है। इट इज फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन द पार्टीज एंड पर्सन क्लेमिंग अंडर देम। द अवार्ड कैन बी चैलेंज्ड बिफोर अ कोर्ट एंड वंस the time for challenge has lapsed or if the challenge has been made was unsuccessful then it could be enforced under the CPC। सेम बेटा जी जो हमने आर्बिट्रल अवार्ड के लिए पढ़ा। यहां पर सेटलमेंट अवार्ड को लेकर तीन चीजें, क्या इनिशियल स्टेप्स क्या है कि कैसे सेटलमेंट अवार्ड तक पहुंचते हैं। सेटलमेंट अवार्ड पे अग्रीमेंट हो गया, मतलब अगर पहुंच गए दैट इज एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल, एंड उसको एनफोर्स कैसे किया जाता है, अगर किसी ने भी याद आ रहा है 3 months प्लस 30 days के अंदर किसी ने भी अगर एप्लीकेशन नहीं दी, उसको चैलेंज नहीं किया है, तो हो जाएगा फाइनल और वो एनफोर्स हो जाएगा। सो दिस इज अबाउट सेटलमेंट एग्रीमेंट, आसान से ज्यादा आसान। एंड लास्ट जो चीज आ रही है ना बेटा जी, ये ऑलरेडी आपको पढ़ा दी है मैंने, तो वापस पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। कॉन्फिडेंशियलिटी मैं चाहता हूं कि एक बार आप पढ़ें, जस्ट रीड इट वंस फ्रॉम हियर टू हियर। ये हम डिस्कशन में ऑलरेडी ले चुके कॉन्फिडेंशियलिटी पहले, पर एक बार रीड कर लो, कोई परेशानी की बात नहीं। हमने जब शुरू किया था ना तब कंसिलिएशन के बेसिक फीचर्स तो पहले आ गए थे, उसमें कॉन्फिडेंशियलिटी हम पढ़ चुके हैं। हमने क्या पढ़ा है कि दोनों पार्टीज कॉन्फिडेंशियलिटी होनी चाहिए, तो सारी पार्टीज जो भी, मान लीजिए मैं कंसीलेटर हूं, इस पार्टी ने जो मुझे बताया वो मुझे उस पार्टी को बताना है, जो उस पार्टी ने बताया मुझे इस पार्टी को बताना है। हाँ, लेकिन अगर एक पार्टी ने मेरे को इन्फॉर्मेशन दिया और स्पेसिफिकली बोला कि ये बात दूसरी पार्टी को मत बताओ, तो नहीं बताएंगे। और हमें ध्यान रखना है कि जो भी ये डिस्कशन हो रहा है हमें यहां से बाहर किसी को नहीं बताना है, और कभी कभी तो जो फाइनल सेटलमेंट भी आया है वो भी बाहर किसी को बताया नहीं जाता है। दैट इज ऑल अबाउट कॉन्फिडेंशियलिटी। जस्ट गिव इट अ रीड, गिव इट अ रीड। बहुत बढ़िया। सुमित जी क्या कहना चाहते हैं आप? चलिए, I guess you've read it। कुछ खास नहीं, कुछ नया नहीं है, देख लेते क्या लिखा है। कॉन्फिडेंशियलिटी, द कंसिलिएशन प्रोसीडिंग एंड इट्स आउटकम आर सब्जेक्ट टू स्ट्रिंजेंट कॉन्फिडेंशियलिटी रिक्वायरमेंट। वंडरफुल। Both the conciliator and the parties are required to keep all the matters relating to proceeding and the settlement agreement confidential। ना तो parties किसी को बता सकती है, ना conciliator। The only exception is when disclosure becomes necessary for the purpose of implementing and enforcing of the settlement agreement। कि हमें बाहर बताना पड़ेगा, अगर सेटलमेंट कराना है, इन्फोर्स करना है, तो हमें कोर्ट में जाना पड़ रहा है इन केस, तो बताना तो पड़ेगा ना। तो वैसे हर चीज कॉन्फिडेंशियल रहेगी, लेकिन अगर एनफोर्समेंट के लिए रिक्वायर्ड है तो आप फिर बता सकते हैं कोर्ट वगैरह में। The conciliator cannot act as arbitrator or representative of any of the parties in arbitral or judicial proceeding in respect of the dispute that was subject to conciliation। ये अच्छा पॉइंट अंडरलाइन करना, अंडरलाइन दिस पॉइंट, अंडरलाइन दिस पॉइंट। ये नई चीज देखी हमने कि जो कंसीलिएटर है, अगर वो कंसीलिएटर बनाए फिर वो बाद में आर्बिट्रेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है और जुडिशियल प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। द कंसीलिएटर कैन नॉट एक्ट एज आर्बिट्रेटर और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एनी ऑफ द पार्टी इन आर्बिट्रल और जुडिशियल प्रोसीडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ द डिस्प्यूट दैट वाज सब्जेक्ट टू कंसीलिएशन प्रोसीडिंग। आर वी अंडरस्टैंडिंग? आर वी अंडरस्टैंडिंग? क्लियर है यहाँ पे? चलिए, तो अगर कभी भी आप बात हैं आर्बिट्रेटर, अगर कोई व्यक्ति कंसीलिएटर बना है, अगर कोई व्यक्ति कंसीलिएटर बना है तो वो व्यक्ति आर्बिट्रेटर या फिर जुडिशियल प्रोसीडिंग में जो रिप्रेजेंटेटिव होता है ना, लाइक एन एडवोकेट, ये नहीं बन सकता है। दैट इज अ नाइस थिंग। नेक्स्ट, none of the views expressed, suggestions made, admissions by parties or proposals made could be relied upon or introduced as an evidence in arbitral or judicial proceeding। कि जो भी कंसीलिएशन में हुआ है ये सब कॉन्फिडेंशियल था, तो ये चीज जुडिशियल प्रोसीडिंग या आर्बिट्रल प्रोसीडिंग के अंदर नहीं लाई जा सकती। आई होप अंडरस्टैंडिंग कि ये उस पार्टी ने तो ऐसा सजेशन दिया था, ये सेटलमेंट दिया था, ये सारी चीजें जुडिशियल या आर्बिट्रल प्रोसीडिंग में नहीं। तो जो कंसीलिएशन में हुआ है वो जुडिशियल या आर्बिट्रल प्रोसीडिंग के अंदर आप वापस रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। रिप्रोड्यूस मतलब वो डिस्कशन, जो प्रूफ एविडेंस है वो तो जाएंगे ही जाएंगे ना। इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर और नॉट दीज प्रोसीडिंग्स रिलेट टू डिस्प्यूट दैट वाज सब्जेक्ट ऑफ आर्बिट्रल और जुडिशियल प्रोसीडिंग, भले ही वो जो डिस्प्यूट है वो वापस आर्बिट्रेशन के लिए जाती है, लेकिन जो आपके कंसीलिएशन के दौरान डिस्कशंस हुए हैं वो डिस्कशंस कैन नॉट बी यूज्ड ड्यूरिंग द जुडिशियल और आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स।
दी एविडेंसेस प्रूफ्स कैन बी यूज ना, पुराने जो मान लीजिए आपका कुछ प्रूफ है कि सामने वाले ने गलती की थी, वो आपने कंसिलिएशन में भी दिखाया, वो आप जुडिशियल प्रोसीडिंग में भी दिखा सकते हैं, लेकिन जो डिस्कशन हुआ है वो डिस्कशन आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी वुड विशिएट द आर्बिट्रल और जुडिशियल प्रोसीडिंग, दे आर अटेम्प्टेड टू बी यूटिलाइज्ड। तो सिंपल है कि पूरा का पूरा पर्पस ही डिफीट कर देंगे। अब एकदम आराम से अगर मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं अबाउट दिस थिंग कॉन्फिडेंशियलिटी, फिर सुमित का जो क्वेश्चन है उसका मैं आंसर करूंगा, कोई परेशानी की बात नहीं है। कॉन्फिडेंशियलिटी सबसे पहले, कॉन्फिडेंशियलिटी में हमने कुछ खास नहीं पढ़ा, ये हम शुरुआत में भी पढ़ रहे थे, बीच में भी पढ़ रहे थे, आर्बिट्रेशन में भी पढ़े, हर जगह पढ़ रहे हैं। यहाँ पे एक आधा जो खास पॉइंट पढ़ा उसका ध्यान रखना है। सबसे पहले कॉन्फिडेंशियलिटी के अंदर हमने क्या पढ़ लिया कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि इस दौरान, इस कंसीलिएशन के दौरान आई है, कोई भी पार्टी बाहर डिस्क्लोज नहीं कर सकती। उसका एक्सेप्शन क्या है कि अगर कल को हमें इन्फोर्समेंट के लिए डिस्क्लोज करना पड़ा है तो करेंगे, कि जो सेटलमेंट एग्रीमेंट है उसको इन्फोर्स कराने के लिए अगर डिस्क्लोज करना पड़ता है तो करेंगे, अदरवाइज डिस्क्लोज नहीं करेंगे। वन थिंग डन। उसके बाद हमने देखा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो कोई व्यक्ति कंसीलिएटर बना है वो बाद में आर्बिट्रेटर नहीं बन सकता या फिर रिप्रेजेंटेटिव नहीं बन सकता है इनमें से किसी भी पार्टी का ड्यूरिंग जुडिशियल प्रोसेस। फेयर इनफ। फिर वापस जनरल बात की है कि हाँ भाई साहब जब भी आप करोगे, अगर आपने कंसिलिएशन, अगर आपने कॉन्फिडेंशियलिटी को विशिएट कर दिया, पूरा पर्पस डिफीट हो जाएगा, और जो भी चीजें जो आपने कॉन्फिडेंशियलिटी कंसिलिएशन के दौरान डिस्कस की है ये आप आगे किसी भी प्रोसीडिंग में यूज नहीं कर सकते। एज इजी एज दैट। चलो, तो आई बिलीव एज आई वाज सेइंग कि कंसिलिएशन आपके सिलेबस में ज्यादा है नहीं, सिर्फ एक पिद्दू से कुछ इंट्रोडक्शन दिए थे वो आपने समझ लिया, ठीक है। एंड इसके साथ में चैप्टर खत्म होता है। इंट्रोडक्शन के 1-2 पेजेस मेरे को पढ़ाने, वहां पे मैं जाऊंगा, बट जो मेजर एस्पेक्ट है वो सब खत्म होता है। सुमित का एक सवाल है यहां पे, दैट व्हाट आर द सिमिलैरिटीज ऑफ कंसिलिएशन मीडिएशन। सिमिलैरिटीज यही है कंसिलिएशन और मीडिएशन की कि दोनों के अंदर ये जो हमने कहा ना बेसिक फीचर फंडामेंटली सेम है कि मीडिएटर होगा और दोनों पार्टीज होगी और ये लोग डिस्कस करके एक सोल्यूशन पे आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि यहां पे जो मीडिएटर है वो एडजुडिकेट कर देगा लाइक आर्बिट्रेटर, लाइक कोर्ट, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये सिर्फ आपको असिस्ट करता है, एनकरेज करता है कि सेटलमेंट करो। आप इस तरह से सोच सकते हो, रादर आई विल टेल यू, यस, दिमाग में इमेजिन करना, कोर्ट एकदम रिजिड है, जो जज ने बोल दिया फाइनल ही है। आर्बिट्रेशन थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है, यहां पे आप कंफर्टेबली डिस्कशन कर सकते हो आर्बिट्रेटर के साथ, लेकिन यहां पे भी आर्बिट्रेटर एडजुडिकेट करेगा जो उसने बोल दिया फाइनल है। लेकिन कोर्ट के मुकाबले थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है। उसके बाद में आ गया कंसीलिएशन। कंसीलिएशन में क्या हो रहा है कि यहां पे और फ्लेक्सिबल हो गया कि यहां पे जो कंसीलिएटर है वो एडजुडिकेट नहीं करता, वो सबके साथ मिलकर सोल्यूशन देता है कि ये भी कर सकते हो, 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 ऐसे मल्टीपल ऑप्शंस देता है जिस पे दोनों पार्टीज एग्री हो गई वो फाइनल हो जाता है। उससे और नीचे आता तो मीडिएटर हो गया कि मीडिएटर जाके बैठ जाता है कि सुनो ना, दोनों मिलकर कोई ना कोई आप अग्रीमेंट पे आ जाओ। मीडिएटर ज्यादा प्रोएक्टिवली काम नहीं करता है, हाँ उस दोनों को इस पे सेटलमेंट एग्री, इसने सेटलमेंट प्रपोज किया, आपको चलेगा तो वो फिर उसको लीगल प्रोसीजर कंप्लाई कर देता है। तो कहीं ना कहीं आप समझो कि इट इज बिकमिंग मोर फ्लेक्सिबल। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। तो जो लास्ट मीडिएशन है उसमें मीडिएटर का रोल नेग्लिजिबल है, कंसीलिएशन में कंसीलिएटर का रोल ज्यादा है, वो प्रोएक्टिवली सजेस्ट भी करता है कि ये सॉल्यूशंस है आपके पास। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग, राइट। मीडिएशन ऑफ कोर्स आपके सिलेबस में नहीं है, सिर्फ उसका डिफरेंस के तौर पे आपको बताया गया। चलिए यार, तो आशा करता हूं कि आप सबको बहुत बेहतरीन तरीके से चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इस चैप्टर की ब्यूटी ये है, मैं आपको बता रहा हूं ना, कि इस चैप्टर के अंदर आपको ज्यादा कुछ याद नहीं करने की जरूरत है। जैसे हम सेकंड हाफ के अंदर अभी क्वेश्चन पेपर्स पे जाएंगे ना, पास्ट पेपर्स पे, तो यूल सी अरे भैया जी कुछ है ही नहीं, बहुत ज्यादा आसान जाता है चैप्टर, राइट। एंड उसके बाद मैंने आपको जैसे कि वादा किया था कि आपके लिए एक सिनॉप्सिस लाया हूं मैं, जिसके अंदर पूरा चैप्टर 4 से 5 पेज में कवर होता है। बिकॉज नेक्स्ट टाइम आप इसको रीड करो, इतना पेशेंस नहीं हो सकता किसी व्यक्ति में कि भाई साहब उसको बार बार एग्जाम के एक दिन पहले पूरा रीड करो, बिकॉज सेम चीज इसके अंदर लाइन्स आर रिपीटेड यार, बार बार वही चीजें लिखी हुई है। सो देन इतना पेशेंस नहीं होता, उसके लिए एक सिनॉप्सिस है। चलिए पहले हम क्या करते हैं, जो पेंडिंग चीजें वो कंप्लीट करते हैं। सुमित, आई होप योर क्वेरी सॉल्टेड। आप कोई सवाल पूछते हैं, बहुत अच्छी बात है, बट उसको वंस इट इज डन तो से डन, एंड इफ एट ऑल यू हैव अ फर्दर ऐसा क्वेरी तो आप उसके बाद में पोस्ट कर सकते हो। ओके, चलिए तो हम लोगों ने कहां से पढ़ लिया था, हम लोगों ने यहां से बेसिक फीचर से तो हम पढ़ाई कर चुके हैं, ऊपर की कुछ इंट्रोडक्शन में पढ़ना बाकी है, कोई ऐसा लोड की बात नहीं है, अब आपको एकदम पिद्दू लगने वाला है। चलिए आ रहा हूं, सो इंट्रोडक्शन देखते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग द चैप्टर इंट्रोडक्शन देखने का अलग ही मजा है, हमको लगता है हमको मत बता, ठीक है ऐसा। चलो आ जाओ, वंडरफुल। The Arbitration and Conciliation Act 1996 is an act to consolidate and amend the law relating to domestic arbitration, international commercial arbitration, and enforcement of foreign arbitral award, as also to define the law relating to conciliation and for matters connected therewith or incidental thereto. ये मैंने आपको चैप्टर की शुरुआत में यही पढ़ाया था कि what is the objective of the act? Arbitration and Conciliation Act 1996 has an objective to do what? To amend, to consolidate the law relating to domestic arbitration, international commercial arbitration and the enforcement of arbitral award.
Okay, and to define the law relating conciliation. The said act extends to the whole of India, हमें पता है. The act came into enforcement on 22nd August 1996, ये भी हमें पता है, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं. Through the notification of this by central government. Wonderful. तो इस नोटिफिकेशन से ये एक्ट पिक्चर में आया था. फिर जनरल बात, नीड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिफाइड लीगल फ्रेमवर्क, कि क्यों बनाना पड़ा, एक यूनिफाइड लीगल फ्रेमवर्क क्यों बनाना पड़ा. यूनिफाइड का मतलब है कैसा है, आर्बिट्रेशन एक ऐसा एक्ट होता है जो ऑल ओवर वर्ल्ड जितना इन लाइन हो उतना अच्छा है. जो सारे कंट्रीज के आर्बिट्रेशन लॉज शुड बी इन लाइन, एक जैसे होने चाहिए ऐसा. सो क्यों व्हाई वाज देयर अ नीड ऑफ यूनिफाइड लीगल फ्रेमवर्क. अकॉर्डिंग टू द प्रीएम्बल ऑफ द एक्ट, द जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशंस has recommended that all countries shall give due consideration to the unilateral model law on international commercial arbitration and unilateral conciliation rules in 1980. unilateral ने यूनाइटेड नेशंस का जो ये पूरा बॉडी है उसने ऑलरेडी आर्बिट्रेशन के लिए लॉ रूल्स बनाए एंड यूनाइटेड नेशंस ने रिक्वेस्ट किया सारी कंट्रीज से कि जब आप अपना आर्बिट्रेशन लॉ बना रहे हैं तो इस लॉ को और इन रूल्स को ध्यान में रखिए ताकि इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन आसान होंगे. और इस कारण से इंडिया में बनाना पड़ा एक यूनिफाइड लॉ, जिसमें इंडिया ने जब ये लॉ बनाया तो उसने इन दोनों को यूनिसेट्रल का लॉ और यूनिसेट्रल के रूल्स को ध्यान में रखते हुए बनाया. इन व्यू ऑफ द डिजायरेबिलिटी ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ द लॉ ऑफ आर्बिट्रल प्रोसीजर एंड द स्पेसिफिक नीड ऑफ इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन प्रैक्टिस. कि वर्ल्ड वाइड आर्बिट्रेशन ऐसा ना, देखो आप समझो, जैसे कि मैंने आपको क्या बताया, एक बालक ने बीच में पूछा था शायद से कि सर को एक रियल लाइफ कौन सा आर्बिट्रेशन चल रहा है. तो रियल लाइफ आर्बिट्रेशन का बेस्ट एग्जाम्पल है आपके लिए अभी द आर्बिट्रेशन बिटवीन दीज टू, अमेजन एंड फ्यूचर रिटेल. मतलब यू नीड टू रीड अबाउट इट ऑफ कोर्स, बट आपको ये बेस्ट है रीड करने के लिए. अमेजन और फ्यूचर रिटेल के बीच में आर्बिट्रेशन चल रहा है और डिस्प्यूट क्यों रेज हुई है ये भी मैं आपको बता देता हूं. डिस्प्यूट हैज बीन रेज्ड बिकॉज ऑफ द डील ऑफ फ्यूचर रिटेल एंड रिलायंस और फ्यूचर रिटेल की एक डील हुई है. इसके कारण ऑलरेडी अमेजन और फ्यूचर रिटेल की डील थी जिसके अंदर फ्यूचर रिटेल की एक कंपनी है, मतलब देयर इज अ कंपनी व्हिच होल्ड्स शेयर्स इन फ्यूचर रिटेल, अमेजन होल्ड शेयर्स इन दैट कंपनी, राइट. तो इसके कारण का डिस्प्यूट हुआ था जो कि भी आर्बिट्रेशन हो रहा है इन सिंगापुर, बिकॉज उन्होंने जब आर्बिट्रेशन क्लॉज रखा था उसमें सीट ऑफ आर्बिट्रेशन सिंगापुर रखा होगा, राइट. तो वहां पे आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग इनके बीच में चल रही है. चल, तो क्यों वहां पे चल पा रही, जबकि अरे भाई साहब फ्यूचर रिटेल हमें बयानी साहब की इंडियन कंपनी हो गई, इंडियन ब्रांड हो गया, और वहां पर हम अगर बात करते फ्यूचर रिटेल मतलब बिग बाजार समझो आप, ठीक है, बिग बाजार समझो, और वहां पे अमेजन मतलब यूनाइटेड स्टेट्स की कंपनी इतनी बड़ी. तो भाई साहब ये इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं और ये आपस में आर्बिट्रेशन करेंगी, तो लॉ में कुछ सिमिलैरिटीज तो होनी चाहिए ना वहां पे और यहाँ पे. तो इसके लिए सब लोग यूनिसेट्रल का जो लॉ है उसको एक बेस लॉ समझ के अपने कंट्रीज के लॉ बनाते हैं. चलिए, The General Assembly of United Nations has recommended the use of the said rules in case where a dispute arises in context of international commercial relations and the parties seek an amicable settlement of the dispute by recourse to conciliation. Said model law and rules make significant contribution to the establishment of a unified legal framework for the fair and efficient settlement of dispute arising in international commercial relations. क्या कहना है यूनाइटेड नेशंस का कहना है कि जब भी इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन हो रहा है, मतलब दो कंपनीज, देयर आर टू कंपनीज फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, इफ इट ऑल उनमें कुछ डिस्प्यूट हो रहा है तो आप किस तरह से उसको रिजॉल्व करेंगे, यूनिसेट्रल लॉ से उसको रिजॉल्व करेंगे, यूनिसेट्रल लॉ से उसको रिजॉल्व करेंगे. ये हमारा सजेशन है. देखो, आर्बिट्रेशन या कंसिलिएशन में कोई भी चीज मैंडेटरी नहीं कह सकते, ये हमारा सजेशन है कि आप ऐसे करिए ऐसा. Then the law relating to arbitration conciliation has been constituted, taking into account the aforesaid model and rules. अब इस पे ये जो ऊपर की पूरी कहानी थी ना, वो सिर्फ इस लॉ, ये पूरी जो कहानी चल रही थी वो सिर्फ ये लाइन का बेस बनाने के लिए था कि इंडिया में जो लॉ बना है 1996 का, दी आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996, ये बना था आफ्टर गिविंग ड्यू थॉट अबाउट द मॉडल लॉ. जो यूनिसेट्रल का लॉ है ये देखा हमने और उसके बाद में हमने लॉ बनाया. इंपॉर्टेंस ऑफ द लेजिस्लेशन. सुप्रीम कोर्ट ने एक बार बोला, The Supreme Court in its landmark judgment in the matter of Sarim Advocate Bar Association Tamil Nadu versus Union of India directed that all courts shall direct parties to alternative dispute resolution method like arbitration, conciliation, judicial settlement and mediation. सुनना मेरी बात को, इंडिया में ये इतना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. इंडिया के अंदर आई टेल यू, जैसे कि हम बात करते हैं ना इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड की, आईबीसी इज द फ्यूचर, आईबीसी इज इनसेनली गुड एंड एवरीथिंग, उसी तरह से आर्बिट्रेशन में भी बहुत दम है. क्योंकि इंडिया में आप सोचो, इंडिया के अंदर द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ जुडिशरी इज कि जुडिशरी टेक्स टाइम एंड एट टाइम्स जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड. अगर आपको जस्टिस 10-15 साल बाद मिल रहा है तो क्या काम उस जस्टिस का, दैट इज प्रैक्टिकली जस्टिस डिनाइड. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम इज द एक्सेसिव पेंडिंग केसेस ऑन जुडिशरी, वो हैंडल ही नहीं कर पा रहे हैं. इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का यहां पे ऑर्डर था कि हर एक कोर्ट को मोटिवेट करना है अपने सारे पार्टीज को दैट ट्राई एंड सॉल्व इट थ्रू ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन.
कि कोर्ट में आए हो अच्छी बात है, बट कोर्ट मजबूर है। अरे वो देखा होगा ना अपने कोर्ट में वहां पे एक व्यक्ति बनाया होता है जिसके हाथ में ऐसा आपने वो वेइंग का होता है और उसके आंखों पे पट्टी बांधी होती है। व्हाई? दैट शोज दैट कोर्ट अंधा होता है, वो सिर्फ यहां पे जो आप एविडेंसेस रखोगे उसको देखेगा। दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दैट इमेज। यू मस्ट हैव सीन दैट इमेज ना, कि कोर्ट के पीछे कैसा खड़ा होता है, देयरआफ्टर उसकी आंखों में पट्टी होती है, एंड देयरआफ्टर हाथ में वेइंग का जो वो होता है स्केल, जिस पे आप दोनों तरफ वेइंग कर सकते हैं। तो दैट शोज दैट कोर्ट अंधा होता है। आप जो एविडेंस रखोगे उसके हिसाब से चलेगा, तो इसका जो प्रोसीजर है उसी हिसाब से चलेगा। कोर्ट के प्रोसीडिंग्स को आप फास्ट नहीं कर पाओगे भी। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट सजेस्टेड दैट एवरी कोर्ट शुड मोटिवेट ऑल द पार्टीज कि भैया जी कोर्ट में तो आप हो ठीक है, बट कोशिश करो कि आप सेटलमेंट कर लो, मीडिएशन कर लो, आर्बिट्रेशन कर लो, राइट? The High Court of Madras, India has pronounced landmark judgment on this date in the matter of A.K. Balaji versus Government of India and others, holding that foreign lawyers cannot be debarred to come to India and conduct arbitration proceeding in respect of dispute arising out of contract relating to international commercial arbitration. इस केस में होता है कि फॉरेन एडवोकेट्स भी इंडिया में आके आर्बिट्रेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये सब एक्स्ट्रा चीजें चल रही है। स्ट्रक्चर ऑफ द एक्ट, द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, इसमें 4 पार्ट है, containing 88 सेक्शंस। इसके अंदर 88 सेक्शंस हैं along with 7 शेड्यूल्स। तो आपको बताओ एक एक्ट में पहले सेक्शंस होते हैं फिर शेड्यूल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आपका कंपनीज एक्ट जो पढ़ते हैं उसमें शेड्यूल में शेड्यूल 3 जिसमें आपकी बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिया है, जैसे शेड्यूल्स होते हैं। तो यहां पे आर्बिट्रेशन एक्ट में 88 सेक्शंस हैं, देयर आफ्टर 7 शेड्यूल्स हैं। पार्ट 1 कंटेन्स 10 चैप्टर्स व्हिच डील्स विद आर्बिट्रेशन। पार्ट 1 बात करता है सिर्फ आर्बिट्रेशन की। पार्ट 2 कंटेन्स 2 चैप्टर व्हिच डील्स विद एनफोर्समेंट ऑफ सर्टेन फॉरेन अवार्ड। पार्ट 2 and 3, पार्ट 2 बात करता है अबाउट एनफोर्समेंट ऑफ फॉरेन अवार्ड, एंड देन पार्ट 3 डील्स विद कंसिलिएशन, पार्ट 4 डील्स विद सप्लीमेंट्री प्रोविजन। तो पार्ट 1 ऑफ दिस एक्ट टॉक्स अबाउट आर्बिट्रेशन, पार्ट 2 ऑफ दिस एक्ट टॉक्स अबाउट एनफोर्समेंट ऑफ फॉरेन अवार्ड, कि फॉरेन अवार्ड इंडिया में कैसे एनफोर्स होंगे। पार्ट 3 टॉक्स अबाउट कंसिलिएशन, पार्ट 4 टॉक्स अबाउट सप्लीमेंट्री प्रोविजंस। इन द स्टडी मटेरियल, ये जो हम ICAI ने जो हमें आगे पढ़ा पूरा, वी शैल बी कवरिंग जनरल प्रोविजन रिलेटिंग टू आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल एंड कमेंसमेंट ऑफ कंसिलिएशन। बोले कि हमारे सिलेबस में आपको पूरा ज्ञान नहीं दे रहे, हम क्या ज्ञान देंगे? जनरल प्रोविजन अबाउट आर्बिट्रेशन, इंट्रोडक्शन, आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, राइट, एंड द कंसिलिएशन। तो हमने ऐसे ही पढ़ा था कि टॉपिक को डिवाइड किया था, दैट आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, आर्बिट्रल अग्रीमेंट, आर्बिट्रल अवार्ड 3 पार्ट हो गए, एंड कंसिलिएशन 4th पार्ट हो गया। क्लियर? तो लाइफ बहुत आसान चल रही है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप बच्चों ने यहां से यहां तक जो भी पढ़ा ना अभी तक, इसमें कुछ आपके सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहे हैं, इस पर ऐसा कुछ क्वेश्चनिंग होने की संभावना नहीं है। आई जस्ट वॉन्ट यू पीपल टू अंडरलाइन और हाईलाइट दीज 2 पैराग्राफ्स। इन 2 पैराग्राफ के अलावा तो आपके कुछ काम का ही नहीं है। मैं बता रहा हूं वो पैराग्राफ हाईलाइट कर लो, बस ये हाईलाइट या अंडरलाइन कर लिया। सबसे पहले ये दोनों इंपॉर्टेंस ऑफ द लेजिस्लेशन एंड हाई कोर्ट ऑफ मद्रास, इन दोनों में जजमेंट दिया है। पहला जजमेंट है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है दैट ऑल द कोर्ट्स शुड मोटिवेट द पार्टीज टू गो फॉर अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन करो। दूसरे मद्रास हाई कोर्ट ने बोला है कि फॉरेन जो बाहर के लोग हैं, बाहर के आर्बिट्रेटर्स हैं, फॉरेन लॉयर्स हैं, वो इंडिया में आके भी इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कंडक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आई वांट यू टू अंडरलाइन दिस, yes, I want you to underline this as well. कुछ खास नहीं, इसमें लिखा है कि एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू कंसोलिडेट एंड अमेंड लॉज रिलेटिंग टू डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन, इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ अवार्ड, एंड ऑल्सो टू डिफाइन लॉ रिलेटिंग टू कंसिलिएशन। बस कब आया था? 22 अगस्त 1996 डिस्कस कर चुके हैं हम। कब किस पे अप्लाई करता है इंडिया में? द होल ऑफ इंडिया। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। फिर आ जाता है इनका कुछ बेसिक चीज, कुछ है ही नहीं, मतलब आपको बता रहा हूं ये बहुत बेस बता रहे हैं, ऐसा कुछ इन्होंने कुछ दमदार बता ही नहीं रहे हैं। आर्बिट्रेशन के जनरल प्रिंसिपल्स बता रहे हैं। ऑल्टरनेटिव मेथड ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ADR, ऑल्टरनेटिव मेथड ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। इंट्रोडक्शन पे हम एकदम वर इवॉल्व टू एड्रेस सम ऑफ द मेजर शॉर्टकमिंग्स ऑफ द कोर्ट बेस्ड एजुकेशन सिस्टम, कि कोर्ट में जो जो परेशानियां होती है उससे बचने के लिए। और सबसे बड़ी परेशानी एक ही है यारों, दैट इज टाइम। द टाइम विच अ कोर्ट केस टेक्स इज मतलब अनरीजनेबल यार, वो तो मतलब एक्सेप्टेबल ही नहीं है। मेरे साथ कुछ गलत हुआ था 10 साल पहले और आज कोर्ट मुझे बताया हाँ भैया आपके साथ गलत हुआ था, क्या सेंस बनता है उस बात का, राइट? एंड द अदर पर्सन जिसने कोई ऑफेंस कमिट किया है वो तब तक तो मजे ले रहा है ना पूरे। द पॉइंट इज जस्ट कि ये पूरा पर्पज लेस हो जाता है कोर्ट के पूरे प्रोसीडिंग्स बिकॉज ऑफ द टाइम इट टेक्स, एंड दैट इज व्हाई अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इज गेनिंग इंपॉर्टेंस। ओके, वन ऑफ द मोर यूटिलाइज्ड मेथड ऑफ ADR इज आर्बिट्रेशन। सबसे ज्यादा ADR में चलता है वो है आर्बिट्रेशन, सबसे पॉपुलर आर्बिट्रेशन है, तभी तो आपके सिलेबस में आर्बिट्रेशन है। अभी बता रहे हैं
एडीआर के बारे में, ऑल्टरनेटिव मेथड ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन आर यूज्ड टू रिजॉल्व डिस्प्यूट आउटसाइड द ऑर्डिनरी कोर्ट सिस्टम। वो क्या बता दिया इन्होंने कि ऑल्टरनेटिव मेथड ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मतलब कोर्ट के बाहर दूसरे मेथड से सॉल्व करना। वो इन अदर वर्ड्स, बीकॉम याद आ गया। These methods are an alternative to litigation. Two of the most common methods of ADR are arbitration and mediation. Arbitration medium बहुत common है, सबसे ज्यादा चलता है arbitration. Other methods include conciliation, negotiation, case evaluation, neutral fact finding, ombudsman, etc. इतना सब कुछ होता है, बस कुछ सिलेबस में नहीं है. All the methods differ from each other. ऑल्टरनेटिव मेथड बता रहे हैं, आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, मीडिएशन, नेगोशिएशन, ये सब चलते हैं और उसके अलावा भी बहुत सारे यहाँ पे मेथड हैं. तो इतने सारे ऑल्टरनेटिव मेथड्स होते हैं, बट इसे उन्होंने आपके सिलेबस में नहीं रखा है. उन्होंने आपके सिलेबस में रखा है सिर्फ आर्बिट्रेशन एंड पिदूसा कंसिलिएशन. व्हाई? बिकॉज द एक्ट दे हैव इंट्रोड्यूस्ड इन योर सिलेबस इज आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996. इन सब के अपने अपने रेगुलेशंस हैं. चलिए, एडीआर मेथड एंजॉयज सिग्निफिकेंट एडवांटेज ओवर एज लोअर कॉस्ट. एडीआर के फायदे बता रहे हैं. देखो यहां पे क्या बताने वाले हैं, एडीआर के फायदे और उसके नुकसान दोनों बताने वाले हैं. ये पैराग्राफ भी काफी खास है, मतलब नॉलेज के लिए. ये सब हमने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन द फ्यू लेक्चर्स, पास्ट लेक्चर हमने डिस्कशन में किया है, बट स्ट्रक्चर तरीके से यहां पे लिखा है. एडीआर मेथड एंजॉय सिग्निफिकेंट एडवांटेज सच एज लोअर कॉस्ट. भैया जी पैसा कम लगता है ना यहां पे. अरे 5 साल तक केस चलेगा तो लॉयर हर हियरिंग का पैसा लेता है. सो लोअर कॉस्ट, ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्रोसेस भी काफी फ्लेक्सिबल आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से होता है. हायर कॉन्फिडेंशियलिटी, कोर्ट में तो ओपन कोर्ट में होते हैं ना केसेस, कॉन्फिडेंशियलिटी भी नहीं है, यहां पे कॉन्फिडेंशियलिटी भी बहुत अच्छी है. ग्रेटर लाइक्लीहुड ऑफ सेटलमेंट होने की संभावनाएं भी ज्यादा है. चॉइस ऑफ फोरम, आप डिसाइड करोगे आर्बिट्रेटर कौन होगा, एंड साथ ही साथ आप डिसाइड करोगे आपको आर्बिट्रेशन करना है, मीडिएशन करना है, कंसिलिएशन करना है. चॉइस ऑफ सोल्यूशन, मीडिएशन, कंसिलिएशन जैसे केसेस में तो सोल्यूशन के भी चॉइस मिलते हैं. तो बता रहे हैं कि एडीआर के क्या फायदे हैं. भाई सब पैसा कम लगता है, फोरम आप डिसाइड करते हो, टाइम कम लगता है, यू कैन डिसाइड द फोरम, यू कैन डिसाइड द सोल्यूशन. और क्या चाहिए. However, these methods also suffer from few disadvantages. वहीं alternative dispute resolutions के कुछ demerit भी हैं, namely requirement of cooperative behavior of both parties. कभी कभी आपने देखा है कुछ लोग जीवन में अनरीजनेबल होते हैं, कुछ लोग जीवन में अनरीजनेबल होते हैं, तो उनके साथ में आप कैसे करोगे कंसिलिएशन. आपको समझ में आ रहा है कि आप उसको बोल रहे हो कि भैया देखो हमारा एक अग्रीमेंट हुआ था उसके हिसाब से चलना होगा, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट हो सकता है. बोलता है नहीं पूरा मेरे हिसाब से होगा, वो भी ऐसा होगा ऐसा होगा. If the other person is being unreasonable, then it is very difficult to go for alternative dispute resolution. उसको तो कोर्ट में ही सीधा करना पड़ेगा, right? सेकेंड, पावर इंबैलेंस बिटवीन पार्टीज. कभी कभी पावर इंबैलेंस भी बहुत मायने रखता है कि यार आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन में जो पावर इंबैलेंस क्या सकता है किसी भी एक रिलेशन में, इवन लीगल रिलेशन, इवन पर्सनल रिलेशन, एक पावर इंबैलेंस हो सकता है. पावर इंबैलेंस का मतलब क्या होगा. फॉर एग्जांपल आई टेल यू, between a discussion between you and your father, there is a power imbalance. It's not a fair discussion. If you and your father are having an argument, it is not always that who is 100% correct will win. It doesn't work that way. That's a power imbalance ना. अरे टीवी पे मैच चल रहा है, एक मूवी आ रही है, उनको मूवी देखनी है, उन्हें देखनी है मूवी, आपको देखना है मैच, उन्हें देखनी है मूवी, आपको देखना है मैच. आप बोलते हो कि पापा मैं वो मैच देखना चाहता हूं, वो लाइव आ रहा है, अभी हो रहा है. पापा बोले मुझे देखनी है सूर्यवंशम जो सेट मैक्स पे आ रही है, मुझे वो देखनी है. आप बोल रहे हो पापा सूर्यवंशम दिन में 4 बार आती है, सेट मैक्स को चैनल का नाम सूर्यवंशम कर देना चाहिए, वही चलता है उस पे. आप और पापा बोल रहे क्या हो गया, तेरा मैच तो चलते रहते हैं ना, इसमें क्या. आप बोल रहे हो लाइव मैच है पापा, मैच चल रहा है, मैच है ना सूर्यवंशम, तो आप कभी भी देख सकते हो. पापा बोल रहे नहीं यार ये कोई बात हुई क्या, सूर्यवंशम हर बार नहीं थी, मेरा आज मूड है और मैच तो तू कभी भी देख सकता है, कोई और मैच देख सकता है कभी भी. अरे बोले एक काम करो पापा मैं आपको सूर्यवंशम ये लैपटॉप पे लगा देता हूं, आप यहां पे देख लो. बोले नहीं यार देखूंगा मैं. Now the discussion you are having, your point might be more fair कि मूवी है भैया, ये मूवी तो कभी भी आएगी, और कभी भी आएगी के अलावा ये मूवी लाइव तो नहीं चल रही है, उसके अलावा ये मूवी मैं आपको दूसरे लैपटॉप पे लगा के दे सकता हूं. बट जो लाइव मैच है वो तो यहीं पे केबल पे चल रहा है ना. जब लाइव मैच केबल पे चल रहा है तो मैं इसको लैपटॉप पे भी नहीं देख पा रहा हूं, एंड फर्दर ये लाइव है, इसका और कोई ऑप्शन ही नहीं है. बट आपका ये आर्ग्यूमेंट चल रहा है आपके पिताजी के साथ. आपने कहा पापा आई वांट टू रेज 3 contentions. माय फर्स्ट कंटेंशन इज माय मैच इज लाइव, योर्स इज नॉट. माय सेकंड कंटेंशन इज यू कैन सी द मूवी आफ्टरवर्ड्स एनी टाइम, आई कैन नॉट सी द मैच. एंड माय थर्ड कंटेंशन माय लॉर्ड पे पड़ेगी. अरे नहीं माय थर्ड कंटेंशन डैड इज यू हैव ऑलरेडी सीन सूर्यवंशम बट दिस मैच इज लाइव, आई हैव नेवर सीन अ मैच. आपके डैड बोलते हैं नाउ योर डैड इज अबाउट टू मेक एन आर्ग्यूमेंट, it's your dad's duty to make an argument. आपके डैड बोलते हैं मेरा टीवी मेरे रूल्स, माय लाइफ माय रूल्स. अब आप क्या कर लोगे.
अब आप क्या कर लोगे, अरे इफ देयर इज अ पावर इम्बैलेंस तो आप इस डिस्कशन से कुछ भी नहीं कर सकते. सो अंडरस्टैंड इन दिस फैशन. फॉर एग्जाम्पल इंडिया के अंदर मान लीजिए देर आर सर्टन थिंग्स जिनके सप्लायर बहुत लिमिटेड है. द बेस्ट एग्जाम्पल इज अगेन शुगर मिल्स. जब शुगर बनाते हैं तो उनका एक बाय प्रोडक्ट आता है विच इज यूज्ड इन एल्कोहल. ऐसा समझो उनका एक बाय प्रोडक्ट आता है विच इज यूज्ड बाय एल्कोहल कंपनीज. उसका जो मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में बहुत लिमिटेड है. आई विल रिपीट, शुगर मैन्युफैक्चरर्स का एक बाय प्रोडक्ट आता है विच इज यूज्ड बाय एल्कोहल मैन्युफैक्चरर्स. उसका मैन्युफैक्चरिंग बहुत लिमिटेड है. सो अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली. मान लीजिए एल्कोहल मैन्युफैक्चर और शुगर मैन्युफैक्चर बीच में कोई डिस्प्यूट हुआ है तो शुगर मैन्युफैक्चरर के पास एक वो है ना कि पावर बहुत ज्यादा है, पावर इंबैलेंस है, ही इज एट अ वेरी पावरफुल पेडेस्ट्रियल. तो जब वो कंसीलिएशन करेंगे तो हर बात पे क्या रहेगा, ओके आप नहीं कर रहे तो मैं कॉन्ट्रैक्ट ही तोड़ रहा हूं, आगे से दूंगा ही नहीं. तो पावर इंबैलेंस है. वहीं अगर डिस्कशन कोर्ट में होगा तो आप ऐसा नहीं बोल सकते. कोर्ट में द जज इज गोइंग टू डिसाइड कि क्या होगा. सो आर्बिट्रेशन, कंसीलिएशन, मीडिएशन, स्पेशली कंसीलिएशन मीडिएशन की बात करते हैं, यहां पे पावर इंबैलेंस बहुत हो जाता है. दैट इज अ प्रॉब्लम. ओके, नेक्स्ट, लैक द पॉसिबिलिटी ऑफ इंटरिम मेजर्स. कि इंटरिम मेजर्स बहुत कम आते हैं इन सब में. कोर्ट में फटाफट आपको इंटरिम मेजर तो मिल जाता है, यू गेट एन इंटरिम मेजर इमीडिएटली, फिर भले ही केस लंबा चलता है. देन डिफिकल्टी इन एनफोर्समेंट ऑफ फाइनल आउटकम. कभी कभी नॉट इन आर्बिट्रेशन, कभी कभी फाइनल आउटकम की इन्फोर्सिबिलिटी में प्रॉब्लम आता है. वहीं कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया वो तो इमीडिएटली इन्फोर्स हो जाएंगे. तो ऐसे कुछ डीमेरिट्स भी हैं. अच्छा, जब भी मैं डीमेरिट्स पढ़ा रहा हूं मैं सबके पढ़ा रहा हूं, सारे ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के. आपने तो सिर्फ कंसीलिएशन पढ़ा है और आर्बिट्रेशन पढ़ा है, तो आप ये मत बोलो कि सर इन दोनों में तो इन्फोर्स हो जाता है. और भी बहुत सारे मीन्स होते हैं जिसमें इन्फोर्सिंग डिफिकल्ट होती है. तो ये जनरल बात कर रहे हैं अबाउट ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन. उसके बाद में क्या क्या है, प्राइमरी लेजिस्लेशन डीलिंग विद द अल्टरनेट मेथड ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन. के एडीआर से कौन कौन सी रेगुलेशंस. अभी तक एडीआर है, अभी तक इन्होंने आर्बिट्रेशन का नाम नहीं लिया है, अभी तक ये एडीआर की बात कर रहे हैं कि अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में कौन कौन से रेगुलेशंस हैं, उनका कौन कौन से रेगुलेशंस बताते हैं. पहला, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी 1987, ये आपके सिलेबस में नहीं है. फिर आर्बिट्रेशन कंसीलिएशन एक्ट 1996, ये ऑफ कोर्स सिलेबस में है. और कुछ चीजें कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में दे रखी है, वो आपके लिए थोड़ा बहुत सिलेबस, जैसे कि मीडिएशन पूरा दिया ही इसी में, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में. एंड देयर आर कुछ चीजें जैसे कि लोक अदालत, अगर आपने सुना होगा कहीं पे, तो लोक अदालत वगैरह सब कुछ दिया हुआ है लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट के अंदर. सो ये 3 मेजर लॉज है इंडिया में जो कि ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की चीजें इंक्लूड करते हैं. तो ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए इन 3 लॉज में दिया हुआ है. किन 3 लॉज में, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987, आर्बिट्रेशन कंसीलिएशन एक्ट 1996 एंड कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1902. जैसे कि आर्बिट्रेशन, कंसीलिएशन, मीडिएशन, जुडिशियल सेटलमेंट, लोक अदालत, परमानेंट लोक अदालत. तो ये सब आपके सिलेबस में इसलिए तो नहीं है. ये सब आपके सिलेबस में क्यों नहीं है, ये कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एंड लीगल सर्विसेज एक्ट में दिए हुए हैं. आपके सिलेबस में क्या है, आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट, एंड दैट इज व्हाई यू आर रीडिंग मियरली आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन. दैट इज द रीजन यू आर रीडिंग ओनली आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन. बट फिर भी लॉस कौन कौन से हैं, तो लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट, आर्बिट्रेशन कंसीलिएशन एक्ट एंड कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908. ठीक है, फिर इन्होंने चालू कर दिया आर्बिट्रेशन. अब आए हमारा चैप्टर एक्चुअली स्टार्ट होता है. तो यहां पे बात करते हैं अबाउट आर्बिट्रेशन. ये सब इंट्रोडक्शन चल रहा है, ये सब आप बच्चों को इतना इजी जाता है आफ्टर रीडिंग द एंटायर चैप्टर, राइट. अगर इसको शुरुआत में पढ़ते तो आपको इसमें बहुत आपको ऐसा लगता है कि अरे ये क्या है, बट आफ्टर रीडिंग द एंटायर चैप्टर यू फील पिद्दू. इधर आओ. सो आर्बिट्रेशन, one of the most popular method of alternative dispute resolution is arbitration. It could be understood as a method of dispute resolution involving one or more neutral third person selected by the disputing parties whose decision is binding. अब इनको थोड़ी पता है ना, जब यहां पे पढ़ रहे हैं कि ये आर्बिट्रेशन पूरा पढ़कर आए, तो ये एकदम बेस से बताना चाह रहे हैं कि आर्बिट्रेशन क्या होता है. आर्बिट्रेशन इज वन ऑफ द मेथड ऑफ एडीआर, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का एक मेथड है आर्बिट्रेशन, जिसमें पार्टीज अपॉइंट करते हैं न्यूट्रल व्यक्ति को जिसका डिसीजन बाइंडिंग होता है. हाँ, दस आर्बिट्रेशन हैज अ फ्यू डिफाइनिंग फीचर्स, सब पता है हमको. क्या, फ्लेक्सिबिलिटी इन प्रोसीजर, क्या आप क्या प्रोसीजर फॉलो करें उसकी फ्लेक्सिबिलिटी. सेकंड, डिस्प्यूटिंग पार्टीज हैव अ चॉइस टू सिलेक्ट द डिसीजन मेकर, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोसीजर की है, पार्टी सिलेक्ट करते हैं आर्बिट्रेटर को. एग्जिस्टेंस ऑफ प्रिवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, कि प्रिवेसी बनी रहेगी, कॉन्फिडेंशियलिटी बनी रहेगी, एंड रेंडर्स फाइनल बाइंडिंग अवार्ड. तो ये हमने ऊपर आगे वैसे भी रिक्वायरमेंट फीचर्स ऑफ आर्बिट्रेशन में सब पढ़ा है. उसके बाद में आता है आपका रिलेवेंट टर्म, सेक्शन 2 जो डेफिनेशन क्लॉज होता है. डेफिनेशन बहुत गंदी है, इसमें देख लेते हैं. आर्बिट्रेशन is defined by Arbitration and Conciliation Act 1996 in section 2. According to this section, arbitration means any arbitration whether or not administered by permanent arbitral institution. It simply means any arbitration
वेदर और नॉट एडमिनिस्टर्ड बाय परमानेंट आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन। मतलब जो इंडिया में आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस भी हैं, उन इंस्टीट्यूशंस ने हर एक आर्बिट्रेशन को ऐसे मॉनिटर करके आपको देखने की जरूरत नहीं है। आपने अगर इंडिविजुअल लेवल पे भी किया, दैट इज आल्सो आर्बिट्रेशन। तो इन्होंने जो डेफिनेशन दी बहुत कुछ समझाती नहीं आर्बिट्रेशन क्या होता है, इन्होंने बस बताया कि आर्बिट्रेशन मींस एनी आर्बिट्रेशन वेदर और नॉट एडमिनिस्टर्ड बाय परमानेंट आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का मतलब क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले बता दिया, बट मींस अ सोल आर्बिट्रेटर और पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर। कि आर्बिट्रेटर को ही आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कहा जाता है। मतलब अगर एक आर्बिट्रेटर है तो उसको भी आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कहा जाएगा। ये वो है जो डिसीजन देता है, जो एडजुडिकेट करता है। आर्बिट्रल अवार्ड इंक्लूड्स एन इंटरिम अवार्ड। कि आर्बिट्रल अवार्ड इंक्लूड्स एन इंटरिम अवार्ड, कि अगर इंटरिम अवार्ड दिया, फाइनल अवार्ड दिया है, दोनों को आर्बिट्रल अवार्ड ही कहा जाता है। इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन, जो इतनी देर से कहा इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन, तो व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन, ये अच्छा है। तो पूरे डेफिनेशंस में सब टाइम पास है, सिर्फ ये पढ़ने लायक है, सिर्फ ये पढ़ने लायक है। तो रुकना, इसको मैं पढ़ाऊंगा। उसके बाद में क्या लिखा है, पार्टी मीन्स व्हाट, पार्टी मीन्स अ पार्टी टू एन आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट। आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट की जो पार्टीज हैं। फिर प्रोसेस में लिखा है, कुछ ऐसा काम का नहीं है, पार्टी 1 पार्टी 2। तो पार्टी 1 और पार्टी 2 मिलके आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को अपॉइंट करते हैं। तो ये पार्टी 1 और पार्टी 2 ने मिलकर ट्रिब्यूनल को अपॉइंट कर दिया। ये आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल एडजुडिकेशन करेगा और आर्बिट्रल अवार्ड देगा, जो कि बाइंडिंग होगा दोनों पार्टी पे। ये प्रोसेस है। ये प्रोसेस क्या बता रहे हैं कि सबसे पहले दोनों पार्टीज मिलके ऊपर जाएंगे, अपॉइंट करेंगे आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल आ गया, वो एडजुडिकेट करेगा, वो आर्बिट्रल अवार्ड देगा, और वो जो इन दोनों पे मैंडेटरीली एप्लीकेबल होगा। और यहां पे आ रहा हूं, हमारा एक सुंदर सा चैप्टर खत्म होता है। राइट, ये चैप्टर जैसे जैसे आगे बढ़ता है ना यारों, तो एक बच्चे को ऐसा होता है कि यार इतना रिपीटेशन है, बस एंड करो इसको। तो एकदम एंड में, एंड व्हेन यू विल सी द पास्ट ईयर क्वेश्चंस एंड यू विल सी द सिनॉप्सिस एंड द एग्जांपल्स, देन एट द टाइम ऑफ रिवीजन यू रियली लाइक दिस चैप्टर, बिकॉज दिस चैप्टर कैन बी समड अप इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। बिकॉज व्हेन यू रीड इट फॉर द फर्स्ट टाइम, पूरा रेपिटेशन का पार्ट आपको पढ़ना होता है, बट आगे जीवन में वो सब आपको पढ़ना नहीं पड़ता है व्हाइल रिवाइजिंग। एक चीज बाकी है हमारी, बाकी सब कुछ हो चुका है, दैट इज इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन, और ये पढ़ने लायक डेफिनेशन है। आई वांट यू पीपल टू रीड इट वंस। We will read this definition, understand this definition. Once this definition is done, your chapter is actually completed. Then we'll have a small break. After the break, मैं आपको synopsis दूंगा, पूरे चैप्टर का रिवीजन कराऊंगा एंड पास्ट ईयर क्वेश्चन डिस्कस कराऊंगा, सो दैट ये चैप्टर अच्छे से कंक्लूड हो जाएगा। तो सबसे पहले ये कर लो, उसके बाद में जैसे ही ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद में हम स्टार्ट ही करेंगे पास्ट क्वेश्चन से। सारे पास्ट क्वेश्चंस देख लेंगे इसके, बहुत ईजी है। एंड देयर आफ्टर वील बी हिटिंग टुवर्ड्स व्हाट, देयर आफ्टर विल बी हिटिंग टुवर्ड्स द रिवीजन, मस्ती में। ओके, चलिए read this definition once and then I'll explain it to you. बहुत बढ़िया, चलिए चलिए क्या लिखा है यहां पे लिखा है इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन मींस एन आर्बिट्रेशन रिलेटिंग टू डिस्प्यूट्स अराइजिंग आउट ऑफ लीगल रिलेशनशिप। ठीक है, अराइजिंग आउट ऑफ लीगल रिलेशनशिप वेदर कॉन्ट्रैक्चुअल और नॉट, कंसिडर्ड एज कमर्शियल अंडर द लॉ फोर्स इन इंडिया एंड वेर एटलीस्ट वन ऑफ द पार्टीज इज। मेन चीज क्या है, कम से कम एक पार्टी, भाई इंडिया के बाद इंटरनेशनल क्यों बोलूंगा, दोनों पार्टीज इंडिया की है, तो कैसे इंटरनेशनल हुआ। तो ऊपर से यहां तक तो कुछ काम का नहीं है, समझना। वेयर एटलीस्ट वन पार्टी इज, यहां से रेलेवेंट चीज आती है, ऊपर तो बहुत जनरल चीज बोली है इन्होंने। जनरल चीज क्या बोली है, दैट इट मींस एन आर्बिट्रेशन रिलेटिंग टू डिस्प्यूट्स। ओके, आर्बिट्रेशन रिलेटिंग टू डिस्प्यूट्स, ओके, अराइजिंग आउट ऑफ लीगल रिलेशनशिप वेदर कॉन्ट्रैक्चुअल और नॉट। सो एवरी आर्बिट्रेशन इज अबाउट व्हाट, डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ लीगल रिलेशनशिप वेदर कॉन्ट्रैक्चुअल और नॉट। एवरी आर्बिट्रेशन इज अबाउट रिलेटिंग टू डिस्प्यूट्स।
Every arbitration is relating to disputes. Every arbitration is relating to disputes arising out of legal relationship, whether contractual or not. Every arbitration is relating to dispute arising out of legal relationship, whether contractual or not, considered as commercial under the law in force in India. Considered as commercial under the law in force in India. ठीक है भाई साहब, कि क्या वो अभी तक कुछ नहीं पढ़ा? हम पढ़ रहे हैं इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन। तो पहले उन्होंने आर्बिट्रेशन के बारे में बात की। आर्बिट्रेशन क्या होता है? आर्बिट्रेशन हो गया भाई कोई भी एक डिस्प्यूट है विद रिस्पेक्ट टू अ लीगल रिलेशनशिप, वेदर कॉन्ट्रैक्चुअल और नॉट, कंसिडर्ड एज कमर्शियल, क्योंकि आर्बिट्रेशन कैसा? कमर्शियल। कंसिडर्ड एज कमर्शियल अंडर द लॉ इन फोर्स इन इंडिया। कंसिडर्ड एज कमर्शियल अंडर द लॉ इन फोर्स इन इंडिया। कंसिडर्ड एज कमर्शियल अंडर द लॉ इन फोर्स इन इंडिया। ओके, एंड वेयर एटलीस्ट वन ऑफ द पार्टीज इज, कम से कम एक पार्टी कैसी है, इज एन इंडिविजुअल हु इज अ नेशनल। यहां से इंपॉर्टेंट पार्ट है, ऊपर का बड़ा जनरल था। इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन मीन्स एन आर्बिट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्यूट, एक ऐसे डिस्प्यूट विच इज राइजिंग आउट ऑफ लीगल रिलेशन, वेदर कमर्शियल और नॉट, विच इज वेदर कॉन्ट्रैक्चुअल और नॉट, विच इज कमर्शियल इन नेचर इन इंडिया। ठीक है, तो कमर्शियल आर्बिट्रेशन हो गया, बट इट हैज टू बी इंटरनेशनल। अब इंटरनेशनल कैसे करेंगे? वेयर एटलीस्ट वन ऑफ द पार्टीज इज an individual who is a national of or habitually resident in any country other than India। कोई भी एक इंडिविजुअल जो कि नेशनल है या हैबिचुअली रेसिडेंट है एनी कंट्री अदर देन इंडिया। तो कोई भी इंडिविजुअल जिसकी नेशनैलिटी या रेसिडेंशियल स्टेटस, समझ लो रेसिडेंशियल स्टेटस में मैं जनरल बात कर रहा हूं, कि जिसकी नेशनैलिटी या फिर हु इज हैबिचुअली रेसिडेंट इन एनी कंट्री अदर देन इंडिया। ठीक है, कोई एक भी पार्टी इंडिया के बाहर की है। सेकेंड, a body corporate which is incorporated in any country other than India, या फिर any of the parties a body corporated incorporated outside India, or any of the parties an association or a body of individual, association or a body of individual whose central management and control is exercised in any country other than in India। या फिर कोई एसोसिएशन है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन टाइप एसोसिएशन है, या फिर कोई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है जिनका सेंट्रल मैनेजमेंट है, वो अपने सारे कंट्रोल को मैनेज करता है इन एनी कंट्री अदर देन इंडिया और द गवर्नमेंट ऑफ अ फॉरेन कंट्री। तो अगर इन चारों में से किसी एक जगह पे फिट हो जाती है आपकी कोई भी एक पार्टी, तो वो हो जाता है इंटरनेशनल कमर्शियल अग्रीमेंट। एकदम मस्ती से समझो क्या है, खत्म, इजी। इंटरनेशनल कमर्शियल अग्रीमेंट, सबसे पहले इट इज एन अग्रीमेंट। सो अग्रीमेंट रिलेट्स टू अ डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ अ लीगल रिलेशनशिप वेदर कॉन्ट्रैक्चुअल और नॉट, कि ऐसा चीज है जो कि अराइजिंग आउट ऑफ अ रिलेशनशिप, अराइजिंग आउट ऑफ अ लीगल रिलेशनशिप वेदर कॉन्ट्रैक्चुअल और नॉट, वेदर कॉन्ट्रैक्चुअल और नॉट। ओके, वंडरफुल। arising out of a legal relationship whether contractual or not, arising out of a legal relationship whether contractual or not। ठीक है, पहली चीज हो गई। then it has to be commercial which is considered as commercial in India। okay, wonderful। then comes the main part where at least one of the party should be। अब चार क्लॉज है, इंडिविजुअल है तो ये क्लॉज हो गया, बॉडी कोऑपरेट है तो ये क्लॉज हो गया, उसके बाद में कोई भी एसोसिएशन है या फिर एसोसिएशन है या फिर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है तो थर्ड क्लॉज हो गया, एंड फॉरेन गवर्नमेंट है तो फोर्थ क्लॉज हो गया। ठीक है, इंडिविजुअल है, सो इंडिविजुअल विच हैज नेशनैलिटी or which habitually reside in any country other than India, body corporate which is incorporated in any country other than India, or there is any association of person, association or any body of individual where the central management is exercising their power in any country other than India, or any foreign government। If any one of the party falls any of these ABCD category, then that arbitration will be termed as international commercial arbitration। I hope you are all with me। So this is one of the interesting definitions, but है बहुत आसान कि इसके अंदर सबसे पहले हाफ में दिखता है कि what is an arbitration। वापस एक बार रिपीट करता हूं, arbitration क्या है? मैंने कहा arbitration मतलब arbitration means relating to a dispute arising out of legal relationship। हर arbitration होता है relating of a dispute arising out of legal relationship, contractual or not, whether contractual or not। considered यहां तो क्या normal arbitration, फिर आ गया commercial होना चाहिए, considered as commercial under the law and force in India। तो ये हो गया arbitration commercial। अब international होना चाहिए, so then where at least one of the parties is an individual है तो ये, body corporate है तो B, association of body of individual है तो C, and the last point comes in if at all it is a foreign government। I hope you are all on the same page, and with this we are done। with this we are done with the entire chapter। हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। इस चैप्टर के अंदर एक भी चीज मैंने आपको पेन डाउन नहीं कराई, ये सब मैंने लिखा था पढ़ाते टाइम, बट मैंने एक भी चीज आपको पेन डाउन नहीं कराई है। उसको कराने का यही रीजन था कि मैं एक सिनॉप्सिस आपको वैसे भी देने वाला हूं। सुनना मेरी बात को अच्छे से। इस चैप्टर को अगर हम देखते हैं तो इस चैप्टर में बेटा जी आपने देखा क्या है, रिवीजन में सेशन ब्रेक के बाद कराऊंगा, बट एक बार आप समझो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। ये चैप्टर बहुत आसान है। आर्बिट्रेशन
एंड कंसीलिएशन एक्ट 1996। सुनना मेरी बात को बहुत अच्छे से, ठीक है। ये चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर हमने सबसे पहले इसको 1 और 2 में डिवाइड किया, आर्बिट्रेशन और कंसीलिएशन। आर्बिट्रेशन में 4 चीजें ले लो, वैसे 3 है बट 4 ले लो। 3 क्या है? आर्बिट्रल अग्रीमेंट, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, आर्बिट्रल अवार्ड, और यहां पे कंसीलिएशन। तो प्रैक्टिकली आपके इसके अंदर 1, 2, 3 एंड 4 ये 4 टॉपिक्स हैं। यहां पे तो इंट्रो है बस, ये 4 टॉपिक्स हैं। ये 4 टॉपिक्स आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ने होते हैं। अब हर एक टॉपिक में कैसा है, इसमें उसका डेफिनेशन एंड जनरल प्रिंसिपल्स है, उसकी रिक्वायरमेंट है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो सर क्या एज अ स्टूडेंट ऑफ सीए फाइनल हमें रट्टा करना है क्या कि आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट है, उसके जनरल प्रिंसिपल ये होते हैं, उसका रिक्वायरमेंट ये होता है, ये होता है, ये होता है? अरे नहीं, वो आपको नहीं करना है, वो आपको नहीं करना है। एक्चुअली क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं, जैसे आपके एग्जाम्पल्स फ्रेम हुए हुए ना, जैसे आपके एग्जाम्पल्स फ्रेम हुए ना, उस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर रिवीजन कैसे करना चाहिए आपको मैं आपको बताता हूं। एक बार तो आपने पूरा चैप्टर मेरे साथ पढ़ लिया वर्ड टू वर्ड, राइट? इसके बाद आप एक बार तो वर्ड टू वर्ड खुद से भी पढ़ लो, दैट इज डन। देन हाउ यू नीड टू रिवाइज एनी टाइम इन फ्यूचर। आपको रिवाइज कैसे करना होता है? 1, रीड फ्रॉम सिनॉप्सिस। आप सिर्फ सिनॉप्सिस से रीड करो। मैं आपको सिनॉप्सिस दिखाता हूं, 1 मिनट। ये आपके पूरे सिनॉप्सिस हैं आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट के। सिनॉप्सिस होता है, इसके अंदर आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। जो भी हमने पढ़ा ना, पूरा चैप्टर इसके अंदर कवर्ड इन सिनॉप्सिस फॉर्म कि क्या फीचर्स ऑफ आर्बिट्रेशन है। और उसमें उन्होंने रिपीटेड दे के रखा है ना, इसमें पूरा का पूरा आपका लिटिगेशन आर्बिट्रेशन का जो डिफरेंस है वो भी मैं बताऊंगा आपको। फिर आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट क्या होता है, ये सब चीजें यहां पे कवर होती है। एक एक चीज पूरा चैप्टर में जो भी है सब कुछ कवर हो रहा है। और इसमें आप देखो हेडिंग जैसे कि कंसीलिएशन एंड में आ गया, इतना सा कंसीलिएशन है, हर एक चीज लिखी हुई है, हर एक चीज लिखी हुई है इसके अंदर। फिर कंसीलिएशन के ऊपर आपको दिख रहा है आर्बिट्रल अवार्ड के बारे में हो गया, फिर आ जाएगा आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के बारे में, फिर आ जाएगा आर्बिट्रल अग्रीमेंट के बारे में, और ये सब हो गया इंट्रोडक्शन, खत्म। सो दिस 4.5 पेजेस कवर्स द एंटायर चैप्टर। सो टू जस्ट रीड दिस सिनॉप्सिस वंस। ये सिनॉप्सिस अच्छे से पढ़ लिए, सुनना। देन सेकंड थिंग व्हाट यू नीड टू डू, यू रीड द एग्जांपल्स। जो आपके पूरे चैप्टर में जगह जगह पे एग्जांपल्स दिए ना, वो सारे एग्जांपल्स रीड करो बस। उससे आपको जो भी थोड़े भी ट्रिकी चीजें वो सब समझ में आ जाएंगी। एंड फिर अगर आपको टाइम परमिट करता है, देन यू रीड द चैप्टर, पूरे चैप्टर की रीडिंग। दिस इज हाउ यू नीड टू रिवाइज। और एग्जाम के एक दिन पहले आपने सिर्फ ये पढ़ा, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। एग्जाम के 1 डे बिफोर द एग्जामिनेशन जस्ट रीड द सिनॉप्सिस एंड रीड द एग्जांपल्स, दैट विल सर्व द पर्पस। चलिए हम लोग आते हैं हमारे मेन नोट्स पे एक बार। चलिए ये हुआ, ये पूरा हुआ। चलिए यस पीपल, सो आई थिंक वी आर डन विथ ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। और अब हम लोग ऑफ कोर्स इससे पूरा रिवीजन करने वाले हैं। किससे? सिनॉप्सिस कहां गए? ये रहा। इससे पूरा रिवीजन करेंगे हम लोग अच्छे से, विल बी ऑल सॉर्टेड, एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। इसके अलावा विल बी सीइंग ऑल द पास्ट ईयर क्वेश्चंस, सो विल बी ऑल सॉर्टेड फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। देन जिन बच्चों का थोड़ा सा इंटरेस्ट था कि प्रैक्टिकली का आर्बिट्रेशन के बारे में पढ़ना है, तो ये रहा अमेजन वर्सेस फ्यूचर रिटेल आर्बिट्रेशन बैटल एट सिंगापुर टू स्टार्ट फ्रॉम जुलाई 12। तो इसके बारे में बहुत सारे, जितना गूगल करोगे उतना आपको मिल जाएगा। SIAC इज व्हाट? सिंगापुर का है, द सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर, वहां पे इनका आर्बिट्रेशन होने वाला। तो यू नीड टू रीड दिस, तो यू विल गेट अ बेटर ओवरव्यू ऑफ हाउ आर्बिट्रेशन फंक्शंस। ओके 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 ओके। अग्रवाल साहब, मैं एक बार आपको एग्जैक्ट पूछ के बताता हूं, ओके? ठीक है ना? अग्रवाल साहब, आपका पूछना है कि सेबी का जो वीडियो है ना, वो यूट्यूब पे कब अपलोड होगा ना? सो आई एम नॉट अवेयर अबाउट द डेट, आई हैव अ वर्ड विद स्वप्निल सर अबाउट इट। ओके चलिए, इज दैट गुड? फर्स्ट टेल मी, इज दैट गुड? शैल वी टेक अ ब्रेक? चलिए, आई होप यू थॉरली कवर्ड द चैप्टर। आई वोंट यूज द वर्ड एंजॉयड, बट यू थॉरली कवर्ड द चैप्टर। व्हेन यू सी पास्ट ईयर क्वेश्चन लाइक हाँ ये भी आता है, ये भी आता है, तो हमने इतना सारा उसको डिस्कस कर लिया ना, दैट सब चीजें ऑटोमेटिकली आपके अंदर इम्बाइब हो चुकी है। व्हेन यू विल सी अ क्वेश्चन यू विल बी वेरी इजी, हाँ ऐसा 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 होता है। So I hope this will go very easy for you. Okay, we'll take a break here, and after the break, we'll see all the past year questions and the revision. Okay, yeah. Okay, people. So we'll take a break, and the break would end at it is 9:07, right? 9:10 मान लेता हूँ, 9:10 मानता हूँ, तो 9:20 पे we'll start the session. We'll start the session at 9:20 now. Okay, चलिए आ रहा हूँ, take a break. I'll see people after the break. दबादब रिविजन करेंगे, पास्ट ईयर क्वेश्चन देखेंगे मस्ती में. Okay, चलिए. So let's take a break. Thank you so much for nice patience. I'll see you after the break.